ऑल वेलकम टू पायनर एकेडमी। और आज हम फिजिक्स के सॉल्यूशन देखेंगे जो एनडीए पेपर 2 में आए हैं। ठीक है, तो आइए फिजिक्स के लगभग 25 क्वेश्चंस आए हैं जिसमें 126 से स्टार्ट था क्वेश्चन। और देखो ये सिंपल क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पे सबसे पहला आपके पास जो क्वेश्चन है वो देखो लाइट चैप्टर से आया हुआ है और इसकी पावर वगैरह पूछ रहा है। ठीक है, जिसमें कॉन्वेक्स लेंस का आपको दे रखा है 0.5 मीटर। ठीक है, तो 0.5 पावर निकालना है। पावर का फॉर्मूला सिंपल है 1/f। ठीक है, तो 0.5 दे रखा है 1/0.5। 0.5 को क्या लिखोगे 2। ठीक है, 2 किस में, डायप्टर में। ओके, तो सिंपल आपका आंसर कितना आ जाएगा सर, प्लस का 2। अब देखो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का ध्यान रखना क्या होता है, प्लस का 2। ध्यान रखना फोकस लेंथ कैसी होती है, फोकस लेंथ उसमें होती है प्लस, ध्यान रखना। ओके, चलिए सिंपल था, एकदम इजी क्वेश्चन था। आइए 127 में बोल रहा है डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द टोटल फोर्स ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर द प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू। तो हम इसमें याद करो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के या फिर चार्ज के, तो उसमें फ्लेमिंग रूल वगैरह लगाते हैं या फिर राइट हैंड थंब रूल, है ना। तो देखो यहां पे है क्या है बताओ, ये पूछ रहा है परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना फोर्स के ऊपर पूछ रहा है वो, तो राइट हैंड थंब रूल इससे भी निकाल सकते हो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, पता है ना। यदि आपका सर्कुलर लूप में यदि करंट आपका ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड अंगूठे की तरफ होगा, या करंट आपका ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड कर्ल करती हुई उंगलियां होगी आपका। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, चलो और देखते हैं। ये था 1 पारसेक इक्वल टू कितना एयू होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होगी। तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1 पारसेक इक्वल टू कितना होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 13 किलोमीटर। यदि मीटर में लेते हो तो 10 की पावर 16 मीटर होता है। ठीक है, 1 पारसेक में इतना किलोमीटर होता है, या 10 की पावर 16 किलोमीटर होता है। और 1 AU इक्वल टू 1.49, तो 49 को अप्रोक्स आप ले लो 1.5। ठीक है, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। ये पूछ रहा है 1 पारसेक इक्वल टू कितना AU होगा। ठीक है, दोनों को डिवाइड दे दो, आंसर आ जाएगा आपका। देखो यहां पे दोनों को डिवाइड दिया तो 1 पारसेक इक्वल डिवाइड बाई 1 AU इक्वल टू किलोमीटर कट जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 2 टाइम, है ना, तो लगभग 2 टाइम, और इसको बोलेंगे 10 की पावर 5। तो 1 पारसेक इक्वल टू कितना आया, 1 पारसेक इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 5 AU। ओके, तो आपका आंसर मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है 2 इंटू 10 की पावर 5। 2 इंटू 10 की पावर 5, ये ऐसे का मतलब है 10 की पावर 5। ओके, चलो तो आपका बी आंसर आता है इसमें। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉ ऑफ मोशन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट ध्यान रखना, कौन सा करेक्ट नहीं है। आइए देखते हैं। द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द, ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू द दैट बॉडी ऑफ द एक्सेलरेशन। नेट फोर्स ऑफ ए बॉडी इज सेम इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। और पूछ रहा है नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। तो बताइए, ये बोल रहा है कि फोर्स एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल होता है। नेट फोर्स आपका डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होता है, बिल्कुल होता है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स बिल्कुल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp अपॉन dt, ये f को दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है। f की डायरेक्शन ही क्या a की डायरेक्शन होती है, बिल्कुल सही बात है। जो f है वो a के प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि क्या f आपका चेंज ओनली मोमेंटम के बराबर होता है, क्या p के प्रोपोर्शनल होता है, नहीं, ये रॉन्ग बात हो गई, समझ गए, ये गलत है इसका। ओके, चलिए
ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो इसमें आंसर क्या आएगा, डी आंसर आ जाएगा भाई आपका। ओके, चलो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे। टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इंक्रीज फ्रॉम 130 केल्विन टू 140 केल्विन। ओके, तो देखो केल्विन में चेंज हो रहा है। अब आपको पता होगा कि केल्विन और सेल्सियस दोनों की स्केल्स में जो डिविजन्स होते हैं इक्वल होते हैं, है ना। तो आइए यहां पे पता करते हैं। देखो क्या है, 130 टू 140, तो डेल्टा के और डेल्टा सी ध्यान रखना हमेशा इक्वल रहता है। मतलब जितना केल्विन की स्केल में चेंजेस आता है ना, उतना ही सेल्सियस की उसमें डिग्री में चेंज आता है, ध्यान रखना। तो डेल्टा के कितना है, डेल्टा के आपका आ गया 140 माइनस 30। अरे 140 माइनस 130, तो वो डेल्टा सी के तो बराबर है। मतलब 10 केल्विन में चेंजेस आया ना, तो इसमें भी कितना आया होगा, 10 का ही चेंजेस आया होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, डी। ध्यान रखना डेल्टा के डेल्टा सी के बराबर रहता है हमेशा। चेंज इन केल्विन और चेंज इन इक्वल नहीं है, चेंज इन इक्वल है। ध्यान रखना ये इनका जो चेंज है ना, जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल रहता है। ओके, चलो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये भी। आइए अब देखो, which one of the following statement of the work done by the gravity on a body is not correct। not correct कौन सा है, work done is depend on the path of the followed by the body। एक मिनट इसको देखते हैं अभी। work done is 0 if body is moved in the horizontal direction। work done depend on the path of the followed by the body। work done depend only the vertical displacement। इसमें नॉट करेक्ट बताना आपको। ये वर्क डन बाय द डिपेंड ऑन द, बिल्कुल वर्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। आपका ऑब्जेक्ट कहां से कहां डिस्प्लेस कर दिए आप, उससे पाथ से कोई मतलब नहीं होता। वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। इसका वर्क डन आपका mgh आता है, तो h जो होता है ना, वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। ध्यान रखना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है डी, ठीक है। और इसी को आप हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेस कराओगे ना, तो यहाँ पे ये इधर से इधर डिस्प्लेस हुआ ना, तो इसका h 0 रहता है, तो यहाँ पे वर्क डन भी 0 रहता है, ठीक है। तो इसमें से अब बताओ कौन सा, तीनों चारों चीजों की एक्सप्लेनेशन दे दिया मैं। वर्क डन डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द फॉलोड बाय द बॉडी, नहीं, गलत बात है, ठीक है। और इसमें गलत ही पूछ रहा था कि कौन सा गलत है, इसका मतलब ऑप्शन आपका ये है। ओके, बाकी और सारी चीजें सही है। वर्क डन 0 होगा, बिल्कुल सही है हॉरिजॉन्टल में। वर्क डिपेंड ऑन द पाथ, वर्क डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द बॉडी। इंडिपेंडेंट, अच्छा इसमें इंडिपेंडेंट बोला है, देखो इसमें इंडिपेंडेंट बोला है और इसमें डिपेंड बोला है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। कभी भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वर्क क्या है, ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव जो फोर्सेस होते हैं वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, ध्यान रखना। ओके, चलो आगे चलो। चलिए, तो ध्यान रखना बाकी के सही है। इंडिपेंडेंट था वहां पे और इसमें डिपेंड था, मतलब वर्क डन डिपेंड नहीं करता पाथ पे। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सही है। वर्टिकल में कुछ ना कुछ जो भी डिस्प्लेसमेंट आता है उस पर डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल में 0 होता है और इसमें पाथ पे फॉलो नहीं करता। इसमें भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट देना है। प्रेशर हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, नहीं, प्रेशर आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, डिपेंड नहीं करता है। ध्यान रखना डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। As we go deeper in the liquid, the pressure is decrease, नहीं, जितना ज्यादा अंदर जाते जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता है, तो डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑन द सेम बॉडी, सेम बॉडी पे नहीं होता, एक्शन एक पे होता है और रिएक्शन दूसरी से मिलता है। दो बॉडीज के बीच में एक्शन रिएक्शन लगता है। तो फिर बचा ही क्या, यही बचा, तो ये इनकरेक्ट यही करेक्ट होगा आपका, है ना। पास्कल इसकी यूनिट होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सही बात है। ये दोनों सेम यूनिट है, ध्यान रखना। ये भी प्रेशर की यूनिट है, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका पास्कल भी इसकी यूनिट है, तो ये भी यूनिट है इसकी और ये भी इसकी यूनिट है, ये दोनों सेम है, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होता है इसमें। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन ऑफ द एक्स रेज, अरे एक्स रेज की जो रेडिएशन होती है वो 0.1 से 1 मीटर तक होती है, ध्यान रखना, मतलब नैनोमीटर तक होती है, 1 नैनोमीटर तक, 0
0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब इसमें कितना आ जाएगा, आपका ए आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें टेलीस्कोप में बोल रहा है, टेलीस्कोप कंपेयर टू आईपीस टू द लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में पूछ रहा है, किससे कंपेयर करना है, आईपीस से, ठीक है। तो आपकी जो आंख होती है ना वो इधर होती है, ठीक है, और इधर जो लेंस होता है ना आपका वो छोटा होता है, इधर जो होता है ना वो बड़ा होता है, पता होता है आपको। तो ये वाला जो लेंस है ना आपका, जो आपकी वो होती है, ट्यूब होती है, तो ट्यूब में इधर वाला लेंस आपका बड़ा होता है और इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा था इसके बारे में, ठीक है भाई, इन दोनों में से कौन सा क्या बड़ा है। ऑब्जेक्टिव लेंस ये है और ये लेंस कौन सा है, आई लेंस है ये, इसके बारे में उसके बारे में पूछ रहा था, उससे कंपेयर करते। ऑब्जेक्टिव लेंस हैज लार्ज फोकस, लार्ज, हाँ यही बात हो गई, सिंपल, फर्स्ट आंसर है, बिना देखे ही लगा दो। ओके चलिए नेक्स्ट, इसके अंदर देखो 135 एनर्जी इक्वल टू ई है, फोटोन हैज कैन एक्सप्रेस बाय द ई इक्वल टू एच एफ, ई इक्वल टू क्या है, एच एफ, ये फ्रीक्वेंसी है, ये प्लांक कांस्टेंट है। ओके तो वो पूछ रहा है आपसे कि प्लांक कांस्टेंट है तो एच किस यूनिट से मैच करता है, एच की यूनिट निकाल लो भाई, एच क्या होगा, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या याद ना आए तो आप ऐसे सोचा करो कि एनर्जी वर्क होती है, वर्क क्या होती है, एफ इंटू एक्स, ठीक है, और ये क्या है, टाइम पीरियड, तो 1/t, तो ये t है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यूटन में है और ये मीटर में है और ये सेकंड में है। न्यूटन मीटर सेकंड ऐसी यूनिट मिल जाए जिसकी एमएलटी ये होती हो, अब इसकी एमएलटी भी निकाल सकते हो, एन की क्या होगी, याद रखना, मैं कई बच्चों को याद करवाता हूं कि जो फोर्स की यूनिट होती है ना वो फोर्स की 112 के नाम से याद रखते हैं, 112 याद रख लेना, 1 का मतलब m1 L1 T-2, क्योंकि हर जगह आ जाता है ये, एक तो फोर्स और एक एनर्जी, इन दोनों की एमएलटी हमेशा याद रखते हैं 122 और 112, ठीक है। तो एनर्जी हमेशा 122 होती है, 122 का मतलब m1 L2 T-2, तो इसका मतलब आप यहां पे लिख दो, अभी तो एनर्जी का लिख दो या फिर इसका लिख दो। तो आप फोर्स का लिखोगे तो क्या लिखोगे, m1 L1 T-2, मीटर का लिखोगे L1 और सेकंड का लिखोगे T-1। ये इसकी एमएलटी है, क्या आ गई, m1, ये हो गया L2, ये हो गया T-3। ये एमएलटी जिससे मैच हो रही होगी वो आपका ऑप्शन है। तो लीनियर मोमेंटम देखो, ये है टॉर्क, ये होता है F क्रॉस R, यहां पे क्या है, यहां पे F क्रॉस R तो है, R डिस्टेंस आपकी T नहीं है, मतलब ये नहीं होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इसमें तो होता ही L है, ये भी नहीं होगी। एंगुलर मोमेंटम चेक करते हैं, लीनियर मोमेंटम चेक करते हैं, तो ये लीनियर मोमेंटम होता है P इक्वल टू mv, m इंटू वी, तो m की मास हो गई m1, तो इसकी हो गई L1 T-1, इसकी भी नहीं होगी, मतलब ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा, एंगुलर मोमेंटम। सिंपल, एंगुलर मोमेंटम की कैसे लिखोगे, L इक्वल टू mvr, एंगुलर मोमेंटम की याद हो तो तुम्हें, m का रखो, v का रखो, r का रखो, यही आएगा, ठीक है, यही आएगा, करके देख लेना आप, ठीक है, क्योंकि यहां पे वही आ रहा है। देखो वेलोसिटी को, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो x अपॉन टी इंटू आर, ठीक है। तो ये टाइम का आ गया ना ऊपर, टी इनवर्स का आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें आएगा एंगुलर मोमेंटम के बराबर होती है। ओके चलिए एमएलटी से कंपेयर कर लेना उसमें। 136 वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इज 0, वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इज 0, वर्क डन 0 आ रहा है, वर्क डन 0 आ रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है ना फोर्स के, तो वर्क डन आपका नेगेटिव आता है, फर्स्ट नहीं होगा,
सेकंड इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होता है फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव आता है, ये भी नहीं होगा। इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, हाँ ये होगा, क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि कभी भी फोर्स इधर लगता है ना, और डिस्प्लेस फोर्स आपका ऐसे लगता हो और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो, दोनों के बीच में 90 डिग्री हो, ठीक है, जैसे सर्कुलर करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इधर, इनके बीच में थीटा कितना 90, और 90 पे वर्क डन कितना होता है 0। ओके, तो सिंपल आंसर क्या है इसका कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, चलो सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर देखो आपको पता होगा जो सोलेनोइड होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ऐसे है ना, तो वो यूनिफॉर्म होती है, ध्यान रखना। और यहां पे लॉन्ग सोलेनोइड बोला है, वेरी लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है, तो हम एक आइडेंटिकल सोलेनोइड मानते हैं ना, तो उसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं। बहुत छोटा होता है ना तो अलग बात होती है, लेकिन वो खुद बोलती है कि वेरी लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग है, तो इसके अंदर लगभग इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं। तो सिंपल सा आंसर था यूनिफॉर्म, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज्ड द मेजर ऑफ -250 सेंटीग्रेड। ओके, तो मर्करी बेस्ड थर्मोमीटर, एल्कोहल बेस्ड नहीं, क्लिनिक थर्मोमीटर नहीं, ये भी बिल्कुल नॉर्मल कोई नापता है। ये थर्मोकपल बेस्ड थर्मोमीटर, हाँ ये जो थर्मोमीटर होते हैं ना, थर्मोकपल बेस्ड थर्मोमीटर, वो आपका नेगेटिव में बहुत ज्यादा नेगेटिव टेम्परेचर होगा ना उसको भी मेजर कर सकता है। सिंपल याद रखना, थर्मोकपल बेस्ड थर्मोमीटर। चलो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा थे। नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ द हीट नीडेड टू द चेंज ऑफ द मास ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। देखो लिक्विड टू वेपर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर को चेंज नहीं करके जो हीट मिलती है चेंज करने के लिए, लिक्विड टू हीट, याद हो तो तुम्हें टेम्परेचर ग्राफ आपका ऐसे चलता था, याद है ना? तो इस टाइम जो प्रोसेस है, या फिर इस टाइम यहां पे ध्यान रखना टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, याद हो तो। और यहाँ पे फिजन फ्यूजन याद हो तो लेटेंट हीट बोलते हैं उसको, याद है ना? तो यहाँ पे लेटेंट हीट, जहां पे भी लेटेंट हीट दिख रहा है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट भी आंसर, सिंपल, समझ गए ना? जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब लेटेंट को याद करो। ओके, तो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा वहां पे। चलो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of the liquid in the one vessel become equal to the atmospheric pressure। ओके, तो ऐसा कब होगा जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड ओपन वेसल में किसके इक्वल हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो। तो ध्यान रखना वेपर का ओपन वेसल में जब भी यहां पे जो प्रेशर है वो पी ए आपका पी नॉट के बराबर हो, तो ऐसा कब होता है, मतलब इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपका बॉइलिंग पॉइंट, आपका वेपर का प्रेशर, वेपर ऑफ द लिक्विड आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, तो उस टाइम मतलब जो रहेगा आपका वो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, ध्यान रखना। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सरफेस टेंशन इज करेक्ट। ठीक है, पढ़ते हैं, देखो, इन इंक्रीज द व्हेन टेम्परेचर इज नो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। टेम्परेचर इसमें है डिक्रीज, हाँ ये सही है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज वो करते हैं, इंक्रीज करते हो तो ध्यान रखना। सरफेस टेंशन बढ़ता नहीं है, घटता है, उल्टा चलता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सरफेस टेंशन विल डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ध्यान रखना। चलिए, ये भी बड़ा सिंपल सा था। ए बॉडी सिंक, ये भी बड़ा सिंपल है। बॉडी सिंक कब हो जाएगी वाटर में, जब देखो बॉडी एक किसी बेकर में पानी वानी भर देते हैं हम, तो उसमें जब बॉडी डिक्रीज, जब इसकी ये मान लो रो है, ये मान लो डी है, तो डेंसिटी ऑफ द, इसकी डेंसिटी है वाटर की, तो डेंसिटी ऑफ द वाटर कम होगी और आपकी बॉडी की डेंसिटी जो ज्यादा होगी, ये बॉडी की है, तो बॉडी की डेंसिटी ज्यादा होती है
तो वो सिंक हो जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देख लो, देखो देखो देखो, बताइए। अरे सिंपल क्वेश्चन था आपके लिए। इसमें होगा डेंसिटी ऑफ द वाटर इज लेस, ये वाला ऑप्शन। डेंसिटी ऑफ द वाटर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, बॉडी की डेंसिटी से कम होगा वाटर का, तब जाके बॉडी बैठ जाएगी। आइए, फिल्डर इज इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल हिज हैंड्स बैकवर्ड while the catching a fast moving cricket ball। जब वो कैच करता है ना, तो वो ऐसा हाथों को ऐसा करता है। इसका मतलब वो क्या कर रहा होता है उस टाइम वो एक्सेलरेशन को रिड्यूस कर रहा होता है, ताकि वो उसके जो फोर्स के इंपैक्ट का है उसको कम कर सके। ओके, इसीलिए होता है, ध्यान रखना। तो रिड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल सो दैट रिड्यूस द फोर्स ऑफ द इंपैक्ट। ओके, फोर्स के इंपैक्ट को कम कर सके, इसीलिए वो ऐसा कर रहा होता है। चलो नेक्स्ट, बॉटम ऑफ ए टैंक ऑफ वाटर बीरेज। अच्छा, याद हो तो आपको ऐसे कई बार कहानियां सुनाया होगा कि ये जो वाटर टैंक है, तो ये जो टैंक है ना, वो एक्चुअल हाइट से कुछ अलग हाइट पे दिखाई दे रहा होता है, एच डैश पे, जिसको एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। तो ये ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, ये यहां पे क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहां से जो रे आ रही होती है उसका क्या होता है, उसका रिफ्रैक्शन होता है, और फिर हमारे पास वापस जा रही होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का केस है ये। ठीक है, रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ऊपर दिखाई दे रही होती है, क्योंकि मीडियम चेंज होता है हमारा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। सिंपल क्वेश्चन था ये, सबसे सिंपल क्वेश्चन। सोनार स्टैंड फॉर, सोनार क्या करता है भाई? अरे नेविगेट करता है, रेंजिंग करता है, ध्यान रखना। एक रेंज बताता है कि कहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट्स वगैरह, है ना। सुना होगा समुद्र में जो हमारी अंदर जो साउंड वेव्स भेजते हैं, तो आगे कोई पर्वत वगैरह कुछ तो नहीं है, या फिर कोई बर्फीला पत्थर वगैरह तो नहीं है, है ना। उस टाइप की चीजों को पता करने के लिए हम साउंड वेव्स भेजते हैं। वो साउंड वेव वापस टकरा के वापस आ रही होती है, तो उनकी रेंज वगैरह देखना और उनको नेविगेट करना उनमें काम आता है ना, पता हो तो तुम्हें। अरे सोनार सिंपल याद रखना, साउंड वेव को नेविगेट करता है, रेंजिंग ऑफ द सेम। चलो सिंपल क्वेश्चन था। रेडिएशन हैज लॉन्गर वेवलेंथ, किसकी वेवलेंथ लॉन्गर है? अरे तुम्हें पता हो तो आप स्पेक्ट्रम जब पढ़ते हो तो याद हो तो माइक्रोवेव ऐसे पढ़ते हो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, फिर आता है आपका लाइट। और लाइट में भी जब लाइट भी पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ते हो VIBGYOR, मतलब इधर वेवलेंथ कम होती है, इधर वेवलेंथ ज्यादा होती है, मतलब इनकी वेवलेंथ ज्यादा है, फिर धीरे धीरे वेवलेंथ कम हो रही है। और फिर जैसे इंफ्रारेड, माइक्रो, लाइट, और क्या हो गया अपना अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, ऐसे चलता रहता है। तो जब हम इधर से इधर चलते हैं ना, इधर से इधर चलते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ती है और वेवलेंथ आपकी घटती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये ध्यान रखना है आपको कि रेड की ज्यादा, इंफ्रारेड की ज्यादा, इनकी ज्यादा रहती है और उनकी कम होती जाती है। तो ये किसकी पूछ रहा था? एक्सरे की, और एक्सरे की तो सबसे कम होगी, फिर अल्ट्रावायलेट की उससे ज्यादा होगी, फिर माइक्रोवेव की सबसे ज्यादा होगी। इधर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ इसका होगा, और इंफ्रारेड का भी ज्यादा रहेगा, ध्यान रखना। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है? माइक्रोवेव। अरे माइक्रोवेव, इंफ्रारेड ऐसे चलता है ना। चलो एक मटेरियल में देखो, एक मटेरियल अंडर स्टैटिक कंडीशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट सही है स्टैटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग? इंसुलेटर कैन बी चार्ज, परफेक्ट कंडक्टर कैन बी चार्ज, बहुत परफेक्ट एंड इंसुलेटर कैन बी चार्ज। अरे दोनों हो सकते हैं भाई, इंसुलेटर्स भी चार्ज होते हैं ना, ऐसा थोड़ी है ना। इंसुलेटर भी एक कंडीशंस में हम चार्ज कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ लोहे की चीजें या फिर जो कंडक्टर होते हैं वही चार्ज होते हैं, इंसुलेटर भी चार्ज होते हैं, ध्यान रखना। उनमें भी एटम तो होता ही है। ठीक है,
फिर ये बोल रहा था कि नियर बाय द ऑब्जेक्ट, जो पास में से हमें नहीं दिखाई देते हैं, बट कैन नॉट बी सी द। अच्छा भाई बताओ इसमें क्या है, पर्सन सफरिंग विद द, तो पर्सन किस आदमी, देखो नियरली क्लियर नहीं दिख रहा बट दूर के दिखाई दे रहे हैं इसको, है ना। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हो नियर बाई, तो ये होता है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें मायोपिया में दूर के अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे, नियर वाले ए ऑप्शन आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, सपोज ए बॉल ऑफ मास m है, ठीक है, m मास है, जो फ्रॉम पॉइंट A एंड रीच अप हाईएस्ट पॉइंट B एंड रिटर्न बैक इनटू A, विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा तो देखो हाईएस्ट पॉइंट, रीच अप टू हाईएस्ट पॉइंट B, इसका मतलब A कहां पर है, A आपका यहां पे है ग्राउंड पे, और B कहां पर है, ऊपर है। एक बॉल को फेंका गया, ये ऊपर गई और इसके बाद में वापस नीचे आई, है ना। तो कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ए पे तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। अच्छा ए पे ही थी, ए पे तो फेंको, पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, यहाँ पे एच नहीं है आपका, एच नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे, जीरो, ओनली ऑन कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो, तो ओनली ऑन कौन सी एनर्जी यहाँ पे, पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एट बी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये ध्यान रखना, ये मैक्स होगी कहां पे, ए पे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, ये होगा। तो ए पे काइनेटिक एनर्जी, तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी के बराबर होगी, पहला आंसर सही है। समझ गए। आई होप फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, ओके, टेक केयर। Hello all, this is Himanshu Gore. Welcome to Pioneer Academy, and today we are going to discuss the NDA second paper, and specifically in that we are going to discuss about the biological part, biological studies part. So हम उसमें से सारे क्वेश्चन स्टडी कर रहे हैं, क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस क्या क्या है उनके बारे में पता करें। So first we will go to the 61st question, that is the first question. The book The Origin of Species of Natural Selection was authored by चार्ल्स डार्विन, कार्लस लिनस, बारबरा मैक्लिंटॉक एंड कोपरनिकस। इसका आंसर बड़ा सिंपल सा था, इसका आंसर था तुम्हारा चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, मतलब जो उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, दिस वाज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। The headquarters of World Meteorological Organization (WMO) is situated or located at, so it is located at Switzerland. It is specifically situated at Geneva. So Geneva, Switzerland में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग प्रेजेंट। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस थे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे नहीं। नेक्स्ट, द ऑप्टिमम pH एट विच द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल वर्क्स आर। अब इसमें आंसर ना बहुत इजी था वैसे अगर देखा जाए तो। पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम जो है, ये एंजाइम काम करता है इन स्टमक, and actually ये आता है, the pepsin comes in the form of pepsinogen, ओजेन यानी ये एक इनएक्टिव एंजाइम, इट्स अ zymogen, ठीक है। सो जब ये एक्टिव होगा इन द pH ऑफ 2 या 1.5, ठीक है, 1.5 से लेकर 2 pH के बीच में ये एक्टिव हो जाएगा, सो इट विल बिकम पेप्सिन एंड दैट कैन ओनली टेक प्लेस इन द स्टमक। ये 1.2 pH कौन दे रहा है, HCl दे रहा है। सो दिस वर्क्स ऑप्टिममली एट pH 2। बाकी आपको अगर नहीं भी पता होता तो pH 2 एक ही है, बाकी तो 4, 5, 9, 5, 7, 0 है, तो इनका नहीं भी पता होगा तो भी चलेगा, बट आपका आंसर हो जाएगा pH 2 to 0 एंड pH 7 to 9। बाय द वे, अगर हम बात करें ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन वर्क्स इन अ अल्कलाइन कंडीशंस बेसिकली लिटिल बिट, क्योंकि वो इंटेस्टाइन में काम करता है। इट्स अ प्रोटीज एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ता है। अगेन पेप्सिन इज आल्सो प्रोटीज एंजाइम, बट इट वर्क्स इन द एसिडिक pH एंड इट वर्क्स इन द अल्कलाइन pH। So answer था pH 2 to 0 and for pepsin and 7 to 9 for trypsin. Next, the amount of air breathed in and out during a normal respiration by human lungs is referred to as, बेटा हम अगर इसकी बात करें, this is called वाइड टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ, मैंने सिर्फ नॉर्मल सांस ली और नॉर्मल सांस छोड़ी, ठीक है ना, इसमें कुछ छोड़ा। अच्छा, इसमें अगर वाइटल कैपेसिटी मतलब पूरी की पूरी टोटल लंग कैपेसिटी मतलब मैंने
बहुत इंस्पायर किया और फिर पूरा एक्सपायर कर दिया, ठीक है। तो टोटल इंस्पिरेशन एंड टोटल एक्सपायरेशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग इज नथिंग बट टाइडल कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम इज द, अभी जो मैं नॉर्मल सांस लेते वक्त जितनी अंदर ले रहा हूँ, जितनी अंदर छोड़ रहा हूँ, उसको हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। लेकिन ध्यान रखना है, जब टाइडल वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो रेसिडुअल वॉल्यूम कुछ छूट जाता है। सारा हवा ना हम ले पाते हैं, ना सारी हवा हम नॉर्मली हर टाइम छोड़ते हैं। तो बेसिकली इट्स टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट कम्स, which one of the following statement is about arteries and veins in humans is not correct, ठीक है, ये ध्यान रखना है, not correct, हम अक्सर गड़बड़ी कर देते हैं इसमें, ठीक है। arteries carries blood away from the heart, yes that's true, artery जो blood है वो हार्ट से दूर लेके जाती है, while veins bring the blood towards the heart, that's true, ठीक है। तो अगर मैं एक बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर हार्ट, दिस इज योर हार्ट, दिस इज योर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। तो अगर राइट एट्रियम में खून जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम में, मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे आएगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, deoxygenated blood will pass to the right ventricle, right ventricle से it will pass via pulmonary artery, via pulmonary artery, pulmonary artery to the lungs। अब lungs में मैं आधा ऐसा कर देता हूं, that means the oxygen, the deoxygenated blood is now oxygenated। अब यहां से oxygenated blood आएगा and it will travel into the left atrium. This vein is called as pulmonary vein. This vein is called as pulmonary vein. Okay, तो pulmonary artery, pulmonary vein जो लेके, अच्छा यहाँ एक बात, चलो वापस पूरी बात पढ़ लेते हैं। Now यहाँ से खून कहाँ जाएगा, नीचे into left ventricle, और left ventricle से खून कहाँ जाएगा, to the body, to the tissues, to the cells, ठीक है, यहाँ से जा रहा है। अब यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि वेन्स हमेशा खून जो है, यहां से देख लो, वेन्स हमेशा खून हार्ट के पास ला रही है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी खून दूर लेके जा रही है। आर्टरीज ऑलवेज टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स ऑलवेज टेक द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, हमेशा खून हार्ट की तरफ लाएगी। तो ये एक चीज थी। तो यस, पहला जो लाइन है वो सही है हमारा, पल्मोनरी आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना, अभी हमने बात की, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी विल ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नॉट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। While the pulmonary veins always carry deoxygenated blood, यही गलत है हमारा, ठीक है। देखते हैं लेकिन आगे भी, arteries have thicker and more elastic walls compared to the veins in general। yes, arteries की जो walls होती है, arteries की जो lumens होती है, अगर मैं artery की बात करूं तो artery की जो lumen होगी वो काफी छोटी होगी, lumen, this is called lumen, ओके, lumen काफी छोटी होगी। वही vein की अगर lumen देखूं मैं तो vein की lumen जो होती है वो काफी बड़ी होती है। तो जो walls है arteries की वो ज्यादा मोटी होती है कंपैरेटिवली, एंड लूमेन की जो वॉल्स होती है वो काफी पतली होती है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि हार्ट जब प्रेशर डालता है, जब ब्लड पंप करता है तो काफी प्रेशर आता है, वो डायरेक्ट आर्टरीज में जाता है, तो आर्टरीज फटने नहीं चाहिए, इसलिए उसकी वॉल्स ज्यादा मोटी है। एंड सेकंड प्रिकॉशन दैट इज बीन केप्ट कि वेन्स को मसल्स के ऊपर रखा गया है, वेयर एज आर्टरीज को जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर है उसको मसल्स के नीचे रखा गया है, सो इट इज सपोर्टिंग मोर, ताकि वो बर्स्ट ना हो जाए। सो यस, ये सही है स्टेटमेंट। थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं हमारा, आर्टरीज डू नॉट हैव वाल्व्स बट वेन्स डू हैव वाल्व्स ना, अगेन ये भी सही है, आर्टरीज में कोई वाल्व्स नहीं होते बट वेन्स में सेमीलुनार वाल्व्स होते हैं, ठीक है। सो अगर वेन्स की अगर मैं बात करूं अगेन, ठीक है, कंसीडर कर लो ये वेन्स है, तो वेन्स में इस तरीके से सेमीलुनार वाल्व्स होते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, ब्लड वापस नहीं जाना चाहिए इसलिए रोकते हैं। सो यस, वेन्स हैव वाल्व्स बट आर्टरीज डोंट। तो यस, हमारा आंसर तो यही हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, pulmonary arteries are always carry oxygenated blood। this is a wrong statement, this is not correct statement, ठीक है। so answer would be B। next, identify the functions that are controlled by hind brain of the human beings। okay, hind brain से कौन से functions control हो रहे हैं वो ध्यान रखना है, ठीक है। involuntary actions such as blood pressure, salivation, vomiting, yes this has been controlled by hind brain, तो ये hind brain से control होता है, okay। this is something factual question। next, controlling the regions receiving sensory impulses and from the receptors, yes this has been done by your thalamus, relay center of your brain, thalamus। next, controlling the movement of voluntary muscles, this is controlled by cerebrum, sorry, this is controlled by cerebrum, the forebrain part, ठीक है।
And lastly, sensation of hunger and being this is being controlled by hypothalamus. This is being controlled by hypothalamus. So basically अगर हम बात करें तो यस, हिंड ब्रेन का पहला ही है ऑप्शन आना चाहिए ए, इनवॉलंटरी एक्शंस एज ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वोमिटिंग, दिस हैज बीन कंट्रोल्ड बाय हिंड ब्रेन. नेक्स्ट, iodized salt is a vital part of our diet as it is essential for the synthesis of estrogen. No, estrogen एक स्टीरॉयडल हार्मोन है, इसमें आयोडीन की कोई जरूरत नहीं है, इट्स अ स्टीरॉयडल हार्मोन. ठीक है. नेक्स्ट, थायरोक्सिन. यस, थायरोक्सिन में होना चाहिए. ठीक है. थायरोक्सिन, अगर कोई इंसान आयोडाइज सॉल्ट नहीं खाता तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाता, क्योंकि थायरोक्सिन का दूसरा नाम अगर आप देखोगे तो इट्स ट्राई आयोडो थायरोनिन या फिर टेट्रा आयोडो थायरोनिन. ट्राइआयोडोथायरोनिन या टेट्राआयोडोथायरोनिन, जिसमें आयोडीन हमको दिख रहा है. इवन जो लोग, जैसे कि जिन रीजन्स में आयोडीन रिच सॉल्ट्स या आयोडीन का कोई सोर्स नहीं है, ऐसे जगहों पे जैसे पहाड़ों में अक्सर देखा जाता है, गॉइटर इज द समथिंग. एक गॉइटर एक बीमारी है जिसमें ये थायराइड स्वेल हो जाता है. ठीक है. तो गॉइटर इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन एंड दैट इज बिकॉज कि थायरोक्सिन बहुत बन नहीं पा रहा है, जमा हो रहा है, होते जा रहा है. तो इंसुलिन में तो होगा नहीं, एड्रेनलिन में भी होगा नहीं. इंसुलिन इज ब्लड शुगर लेवल कम करने वाला हार्मोन है. एड्रेनलिन इज इमरजेंसी हार्मोन जो तुम्हारी 3F कंडीशंस में आएगा. 3F कंडीशंस, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, डरना, भागना और लड़ना, इन कंडीशंस में इस्तेमाल होगा. इंसुलिन ब्लड शुगर रिड्यूसिंग हार्मोन है, ब्लड शुगर को कम करता है, ब्लड में शुगर की मात्रा को कम रखता है, सेल्स में जाके दे देगा, लिवर में जाके भर देगा, बट ब्लड में नहीं रखेगा. सो 67 का आंसर होना चाहिए तुम्हारा बी, थायरोक्सिन. नेक्स्ट, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स दैट आर सीक्रेटेड बाय ओवरी एंड लैक्रिमल ग्लैंड. कहां से आ गई? लैक्रिमल ग्लैंड तो हो गई आंखों की ग्लैंड, जहां से लैक्रिमल सिक्रेशंस हो रहे, आंसू निकल रहे, तो लैक्रिमल ग्लैंड तो आई ग्लैंड है, इसका कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट आती है ओवरी एंड सेबेसियस ग्लैंड, का भी कोई लेना देना नहीं है. सीबम इज प्रोड्यूस्ड. सीबम हमारी स्किन को सॉफ्ट मॉइस्ट रखने में मदद करता है, मॉइस्चर को लॉक करने में मदद करता है. ओवरी एंड पिट्यूटरी. ओके, ओवरी है, पिट्यूटरी भी है. ठीक है. पिट्यूटरी जो सीक्रेट करेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है FSH, LH. FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है. इनहिबिन, ये कुछ हार्मोन्स है जो काम करते हैं फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो यस, दिस इज बीन सीक्रेटेड बाय ओवरी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. प्रोस्टेट तो होता ही नहीं है फीमेल्स में, दिस इज अ मेल पार्ट. ठीक है. तो यस, तुम्हारा आंसर होना चाहिए सी, ओवरी एंड पिट्यूटरी. नेक्स्ट, which one of the following blood cells types secrete the large number of antibodies during the immune response of the body? Okay, immune response में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका है? immune response किसके वजह से बनता है? सिंपली यही पूछा गया है. न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स. अगर मैं इनकी बात करूं, इनका सॉरी, ये WBC है, इट्स अ टाइप ऑफ WBC. आई नो WBC का इननेट इम्यून सिस्टम में थोड़ा काम है. ठीक है. बट हम इसको इम्यून सिस्टम में इमीडिएटली नहीं डाल सकते क्योंकि ये भी टाइप ऑफ WBC है. मोनोसाइट्स आर काइंड ऑफ WBC. वैसे तो सारे ही WBC है, नो डाउट, बट WBC में ये जो लिम्फोसाइट्स है, these are the main cells of your immune response. Lymphocytes are of two types, B cell and T cells. Sorry, B cells and T cells. B cells are responsible for antibody production. ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं, एंटीबॉडी से तुम्हारे बॉडी में काम, मतलब जो आया है उसको मारने का काम करेंगे. Whereas T cells are cytotoxic. ये सीधा सेल को ही मार देंगे, ये खुद ही मारेंगे, ये कोई सेल के मतलब कोई एंटीबॉडी नहीं, डायरेक्ट सीधा जाके किल. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट पे. 70, which of the following organelles have their own DNA and ribosomes? ओके, इनमें से किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें और किस पर्टिकुलर ऑर्गेनल की बात करें, ऑर्गेनल सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, सेल के अंदर, सेल जिससे बनता है ऑर्गेनल्स, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनल्स, उनमें किसमें राइबोसोम और डीएनए होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फॉर either lipid synthesis if we talk about SER, and if we talk about RER, rough endoplasmic reticulum, तो वो होता है for the protein synthesis. गोल्गी बॉडीज का पैकेजिंग करने का काम है, वो पैकेजिंग करता है, वो मॉडिफिकेशन करता है.
ठीक है, उसके पास इसकी जरूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर्ड एज एंडोसिम्बायोटिक, आई रिपीट, एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनल, यानी ये इसके पास डीएनए है, अपने राइबोसोम्स भी है, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स है, सर्कुलर डीएनए भी है। क्लोरोप्लास्ट के पास भी 70s राइबोसोम्स है, उसका खुद का डीएनए है। ठीक है, तो ये एंडोसिम्बायोटिक है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे सेल्स में कभी तो भी, यूकैरियोटिक सेल्स में कभी तो भी, बहुत पुरानी बात है, तो उस पुरानी बातों में उन्होंने कभी तो भी हमारे सेल्स के अंदर घुसे होंगे एज अ पैरासाइट, बट बाद में ये पता चला कि इसकी वजह से हमको फायदा है और इनको हमारे वजह से फायदा है, तो ये बेसिकली एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन गया है। बट नाउ दे आर द ऑर्गेनल्स ऑफ आवर सेल, बट इनके पास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगेन कैंसिल हो गया। साइटोस्केलेटन का मतलब होता है सेल का स्केलेटन, अगेन वो भी नहीं होगा। सेल वॉल में तो होता नहीं है। न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियस बोलते तो भी मैं मानता, लेकिन न्यूक्लियोलस में सिर्फ एक डेंसिटी रिच, एक हाईली डेंस रीजन होता है जहां पे आरएनए जो होता है, यानी आरएनए बनाने वाली जो मशीनरीज होती है, आरएनए को बनाने वाली जो मशीनरीज है वो वहीं पे बैठी रहती है, क्योंकि आरएनए कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होता है। रीजन वाई वहां की डेंसिटी बढ़ जाती है, एंड रीजन वाई वहां पे हम बोल सकते हैं कि दैट इज समथिंग, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। तो अगेन उसके अंदर भी कुछ खुद का डीएनए तो है नहीं। सो नेक्स्ट, अच्छा ओके, दिस वाज माय लास्ट क्वेश्चन, दैट्स द पार्ट ऑफ बायोलॉजी। आई होप यू गेट ऑल द आंसर्स दैट यू वांटेड। थैंक यू। Hello students, my name is Maharana Pratap and we are going to discuss today the chemistry questions that were asked yesterday in the NDA exam. There were about only 15 questions, so we are going to discuss about it one by one. Okay. The first question is, क्या देखो first question, the reaction that occurs on passing carbon dioxide gas through lime water. तो पहले लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है ये देखना पड़ेगा। बताओ क्या होता है लाइम वाटर का फॉर्मूला? अगर लाइम वाटर का फॉर्मूला लिखा जाए तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस पे क्या पास कर रहे हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखो कौन सा रिएक्शन प्रेजेंट है, बस एक ही रिएक्शन दिख रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके साथ बाई प्रोडक्ट में रिलीज हो जाएगा वाटर। तो आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, देखो जरा, Which one of the following statement is not correct? यानी कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना पड़ेगा। चार ऑप्शंस के बने, एक ही आएगा। सबसे देखो इजी वाला, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट 2H2। ये तो जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला किसके लिए है ये बताओ जरा? ये तो है हमारा जिप्सम के लिए, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या आता है? CaSO4 डॉट हाफ H2, इसको हेमीहाइड्रेट हम बोलते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा? गलत, यानी कि यही रहेगा हमारा सही आंसर। बाकी के सारे ऑप्शंस देख लो, सही है। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ व्हाइट एंड येलो क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी सही है, यानी कि आंसर तो नहीं है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन लिखा गया है, ये भी सही है, आंसर नहीं है। फिर क्या लिखा है सी में? वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं ताकि हार्डनेस को हटाया जा सके, ये भी सही है, आंसर नहीं है। कौन सा आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, ठीक है। कितना इजी सवाल है, पढ़ो जरा क्या लिखा है। Which one of the following type of medicine is used for treating indigestion? Indigestion मतलब कि जब बहुत सारा हमारे स्टोमक में एसिड बन जाएगा, और एसिड को ट्रीट करने के लिए हम किसको इस्तेमाल करेंगे? एंटासिड, जो कि सीधा सीधा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, बाकी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which one of the following is not प्रेजेंट इन सीमेंट? यानी कि सीमेंट, यानी कि ये पोर्टलैंड सीमेंट की बात कर रहा है, और पोर्टलैंड सीमेंट में हमारा ये होता है, ये भी फॉर्मूला होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, लेकिन जो सी है जहाँ पे 4 कैल्शियम ऑक्साइड और 2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये नहीं रहेगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं, पढ़ो जरा क्या लिखा है। Which one of the following is not a chemical change? केमिकल चेंज नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज है। तो देखो जरा, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करेंगे सिर्फ क्या बनेगा? वाटर बनेगा, फिजिकल चेंज। कितना इजी सवाल है देखो, बिल्कुल मक्खन जैसे, इतने इजी सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट,
विच फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनकरेक्ट, बताओ जरा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी को देखो, ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज। फिजिकल चेंज में केमिकल क्यों होगा? कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो ये आ गया हमारा इनकरेक्ट। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इससे इजी कोई क्या पूछेगा बताओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर? नॉट अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर यानी कि होमोजीनियस हमें ढूंढना है। होमोजीनियस मतलब कि जहां पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिल जाएंगे पूरा प्रॉपरली। ये देखो सल्फर, ये होता है नॉन पोलर। सल्फर क्या होता है? नॉन पोलर। कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ये भी क्या होता है? नॉन पोलर। दो अगर नॉन पोलर का ऐड किया जाएगा, दोनों प्रॉपरली मिल जाएंगे, हो जाएगा होमोजीनियस और हमारा आंसर बन जाएगा। ये हमें पूछा था कौन सा होमोजीनियस है। बाकी ये भी हेटेरोजीनियस, सैंडी वाटर हेटेरोजीनियस, सल्फर इन वाटर हेटेरोजीनियस। इजी है ना, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखो क्या लिखा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 कुछ लिखा गया है। लिस्ट 1 में एलिमेंट, लिस्ट 2 में उनकी एटोमिसिटी। एटोमिसिटी यानी कि वो जो एलिमेंट है कितने एटम के साथ अपना बॉन्ड बना के रखता है। ये देखो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के ना 2-3 फॉर्म होते हैं, जिसमें मेनली वो P4 के रहेगा, रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस। यानी कि ए का आना चाहिए हमारा 4। देखो ए का कहाँ पे 4 है? इस दोनों ऑप्शन में, तो सी और डी कट गया। नाइट्रोजन, हमने तो सुना है नाइट्रोजन का कौन सा होता है बच्चों? N2। नाइट्रोजन का कौन सा होता है? N2। N2 यानी कि देखो बी का क्या आना चाहिए? 1, ये दिख गया बी का 1। नियॉन, ये क्या होता है? नियॉन नोबल गैस। नोबल गैस नियॉन यानी कि मोनोएटॉमिक हुआ। मोनोएटॉमिक कहाँ पे है? देखो जरा, मोनोएटॉमिक के 2 में। 3 का क्या आ जाएगा? 2, यानी कि देखो सी का आ गया मेरे पास 2। बचा कौन सा? सल्फर। सल्फर रहेगा किस फॉर्म में? S8 के फॉर्म में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इजी सवाल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो फॉलोइंग लिखा है इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को करेगा रिड्यूस, खुद होगा ऑक्सीडाइज। दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद होगा ऑक्सीडाइज। यानी कि इसमें से हाइड्रोजन छोड़ के जाना चाहिए, तभी होगा उसका ऑक्सीडेशन। इस ऑप्शन में देखो N2H4 किस में कन्वर्ट हो गया? N2 में। यानी कि N2H4 का हो गया क्या? ऑक्सीडेशन। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो दूसरों को करेगा रिड्यूस, तो ये आ जाएगा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। कितना इजी है, इससे इजी क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर? प्यूरेस्ट फॉर्म, रेन वाटर। इवापोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, इवापोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा। सबसे इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर? टेम्पररी हार्डनेस यानी कि पानी में थोड़ा सा ज्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर प्रेजेंट होगा, और कैल्शियम मैग्नीशियम किस फॉर्म में रहेगा? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रहता है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम, और अगर लिखा होता बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, ये भी आता हमारा सही आंसर, ये बन जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, लिस्ट 1 लिस्ट 2 कुछ मैच करना है, और टाइप ऑफ रिएक्शन है सबसे बेसिक, जो हम 10th में ही पढ़ते हैं, इजी वाले रिएक्शन। देखो जरा, दो चीजें मिल गए, कैल्शियम ऑक्साइड और H2, क्या बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन सा रिएक्शन होना चाहिए बताओ जरा? कॉम्बाइन हो रहा है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। यानी कि ए का जहां पे लिखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कहां पे देखो कॉम्बिनेशन लिखा है? सी में लिखा है कॉम्बिनेशन। ए का आएगा सी, ए का आएगा सी, या फिर थर्ड होगा ना ये। देखो थर्ड लिखा है कॉम्बिनेशन, ए का थर्ड, इन दोनों में है, ए और बी कटा। फिर इसको देखो जरा, डिकम्पोज हुआ है, दिख रहा है ना? कहां पे डिकम्पोज? देखो 4, यानी कि बी का आना चाहिए 4, ये आ गया बी का 4, ए का 3 और बी का 4। थर्ड ऑप्शन देखो सी, क्या दिख रहा है यहाँ पे? लेड ने कॉपर क्लोराइड से किसको डिस्प्लेस कर लिया? कॉपर को। यानी कि कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 1 आ गया, सी का आ जाएगा 1, ये आ गया फिर से 1, बचा हुआ डी हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि मुझे हीट देना पड़ेगा रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। हीट देना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं किसी चीज को डिकम्पोज करूंगा तो हीट देना पड़ेगा ना। ढूंढो कौन सा देखो डिकम्पोज रिएक्शन है, ये देख लो ऑप्शन नंबर डी,
लेड नाइट्रेट था, तोड़ तोड़ के मैंने बहुत सारा बना दिया, तो अगर मैं बॉन्ड को तोड़ूंगा तो एनर्जी तो देना ही पड़ेगा ना, आ गया ना एंडोथर्मिक। बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, बाकी के ऑप्शन एक बार देख लो। बाकी में क्या पूछा है, ये तो हमारा कौन सा रिएक्शन है, बताओ जरा, ये कौन सा रिएक्शन है, बता सकते हो? कंबस्टन रिएक्शन, जहां पे हम लोग हीटिंग करते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ये तो एक्सोथर्मिक होगा। ये देखो एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये भी क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। ये देख रहे हो क्या बन रहा है, बॉन्ड बना यानी कि एक्सोथर्मिक, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड टूटा, तो ये क्या आएगा, एंडोथर्मिक। इतना इजी क्वेश्चन, डेफिनेशन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, वाटर गैस, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऐड करेंगे, बन गया वाटर गैस, सिंपल सा क्वेश्चन। वाटर गैस यानी कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट क्वेश्चन देख लो एक बार, 15th नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया है, देखो जरा, इनकरेक्ट। डायमंड इज हार्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड कोवलेंट बॉन्डिंग, सही है, आंसर नहीं होगा। फुलेरिन इज कंपोज्ड ऑफ 5 and 6 मेंबर रिंग, सही है, आंसर तो नहीं होगा। डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या हो गया, गलत। कौन होता है, ग्रेफाइट होता है, डायमंड नहीं होता। ग्रेफाइट इज यूजुअली लुब्रिकेंट, हाँ सही है, तो आंसर कौन सा बन जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, पेपर बहुत इजी था केमिस्ट्री का, सिर्फ 15 क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, पॉज कीजिए। जय हिंद कैडेट्स, पायनियर एकेडमी नेरुल में आपका स्वागत है। ठीक है, फाइनली कल आपका एनडीए का पेपर हो गया, तो अभी हम लोग क्या करने वाले, सॉल्यूशन करेंगे एनडीए का। जो गैट का पेपर हुआ था, कहाँ से क्वेश्चन आए थे, क्या थे, ठीक है। देखिए यहाँ मैं लिख के कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, पर कोई मतलब नहीं है। क्या होता है ना, यहाँ टिक करना ईजी होता है। जब एग्जाम में आप बैठे हो, क्लास में बैठे हो, वहाँ टिक करना है चीजों को, उस जो फियर रहता है, ठीक है, उसमें आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं वो चीज आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को आपको सोर्सेज बता देते हैं। तो आप जैसे देखोगे जितने भी सोर्सेज थे, जो चीजें मैंने क्लास में पढ़ाई थी, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आए थे। जैसे मैं आपको ये टेलीग्राम पे पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ये हमने क्लास में बच्चों को करवाया था। क्वेश्चन आप देखोगे एज इट इज, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था आपका, ठीक है, ये यहाँ से आया था। ठीक है, जितना भी है मैंने हैंड रिटन नोट्स भी बच्चों को दिए थे, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट से आया था, यहाँ से क्वेश्चन आए थे। ये आपको बहुत बड़ी पीडीएफ मिल जाएगी, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। पर अभी क्या है, मैं आपको पूरा सोल्यूशन करवाता हूँ जीएटी में जहां जहां से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका ज्योग्राफी से। ठीक है, ये सारे सोर्सेस है। अब हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक है, देखिए यहाँ में टिक कर दूं मतलब नहीं है, आपको पहले मैं उसका थोड़ा सॉल्यूशन करने का तरीका भी बताऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं भी आते रहेंगे, फिर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे आपका ज्योग्राफी के अंदर पहला क्वेश्चन है, जैसे क्या है, पूछा गया है कि बॉक्साइट और क्रोमाइट, इसका इंडिया में डिपॉजिट सबसे ज्यादा कहाँ है। ठीक है, अब देखो, अब मिनरल से क्वेश्चन तो आते ही हर साल, ये तो आपको पता ही होंगे। ठीक है, अब इसका अगर मैंने बच्चों को जब पढ़ाया था, इसका कोड होता है ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, सबने याद किया होगा। तो देखिए ओबीसी, ओ से आप कर सकते हो ओडिशा, ठीक है, बी से आपका बॉक्साइट, सी से क्रोमाइट। बॉक्साइट और क्रोमाइट का आपको जब भी कहीं भी दिखे इसका क्वेश्चन, तो ओडिशा आप टिक कर सकते हो। पहली चीज, ओडिशा में अगर हम लोग बात करेंगे, ओडिशा में पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो ओडिशा में जैसे आपने कालाहांडी जगह सुना होगा, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा बॉक्साइट और क्रोमाइट के सोर्सेज पाए जाते हैं। अब बॉक्साइट अगर आप देखोगे तो लगभग 50% के आसपास, क्रोमाइट लगभग 98% के आसपास, मतलब पूरे इंडिया का लगभग 98% क्रोमाइट ओडिशा से आता है। बॉक्साइट भी लगभग 50% ओडिशा से ही आता है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब देखो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत लोग जानते नहीं होंगे क्या होगा, मेट्रो को लॉजिक से चलाने वाला। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, देखो मेट्रोलॉजिकल होता है वेदर के बारे में बताना, जैसे कब बारिश होगी, कब ज्यादा आंधी आएगी, इस सब के बारे में बताना। इसका हेडक्वार्टर पूछा है। मैक्सिमम जैसे बच्चों ने पढ़ा ही होगा, स्विट्जरलैंड हमेशा आंसर होता है। जितने भी मैक्सिमम लगभग यहाँ 40 प्लस इंस्टीट्यूशन है जिसका जो हेडक्वार्टर है यहाँ स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब देखिए क्या होता है ना कि जैसे समझो दो जन के बीच में लड़ाई हुई है, अब जीता कौन हारा कौन उससे फर्क नहीं पड़ता, नुकसान सबका ही होगा दोनों जन का। अब जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हो रहा था, ठीक है, 1 और 2, इस समय स्विट्जरलैंड ने कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया था दोनों में, वो अपना न्यूट्रल स्टैंड बनाया हुआ था। उससे क्या हुआ ना, जिनेवा को सब लोग ने, जो जिनेवा यहाँ की कैपिटल है, उसको सब लोग ने समझा कि ये सबसे डिप्लोमेटिकली बहुत सही जगह है, यही हमको अपना इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर बनाना चाहिए। इसलिए जितने भी हमारे, जैसे आपका हो गया जिनेवा कन्वेंशन है, रेड क्रॉस है, सबके हेडक्वार्टर हमको अगर दिखेंगे तो स्विट्जरलैंड के अंदर ही दिखते हैं। अब नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पे, इसमें से कौन हमको असेंडिंग ऑर्डर पे लगाना है, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में। अब देखिए क्या होता है, अब अगर आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है तो ही आप लगा पाओगे। तो सबसे पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता क्या है।
देखो ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। यहाँ से आपने पढ़ा होगा ये जो लाइन है इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री होती है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग 23.5 डिग्री ऊपर जाओगे तो यहाँ होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब यहाँ से आप 66.5 डिग्री पे जाओगे, यहाँ का होता है आपका आर्कटिक सर्कल, यहाँ होता है आपका नॉर्थ पोल, ठीक है। यहाँ आप 23.5 डिग्री पे आओगे, यहाँ होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ 66.5 डिग्री पे आओगे, यहाँ होता है आपका एंटार्क्टिक सर्कल और यहाँ होता है आपका साउथ पोल। ये बेसिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये पूरा लैटिट्यूड है, ठीक है। अब देखो यूज क्या होता है लैटिट्यूड का, समझो मैंने इतनी लाइन खींच दी, ठीक है। इसका नाम रखा मैंने ABC, ये आपका लैटिट्यूड है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ मैंने वर्टिकल लाइन खींच दी थी, इसका नाम लिख दिया 1 2 3, ठीक है। अब समझो मैंने यहाँ एक डॉट बनाया, अब ये डॉट कहाँ है, B2 पे, B से यहाँ 2 से यहाँ, मतलब अगर हमको किसी का भी कोई भी जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता चल जाए, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, तो हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। जैसे आपने आर्मी मूवी वगैरह में देखा होगा, सब लोग बोलते हैं सेंड मी योर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब होता है कि आप किसी भी पर्सन की अगर आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है तो आप एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो, ठीक है। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है। अब यहाँ सब लोग देखते हैं इसके असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, तो पहला आपका इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब ये वाला लाइन है, ठीक है। सबसे अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब कौन सबसे ज्यादा चौड़ा है, तो सबसे कम चौड़ा तो यही है, तो सबसे पहला हमारा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं सब आर्कटिक सर्कल। अब देखिए आर्कटिक है, ठीक है। अब सब लगा दिए, मतलब कई जैसे इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर हो जाता है, कमेटी होती है, सब कमेटी होती है। जब आप सब वर्ड यूज कर देते हो तो वो छोटा हो जाता है। सेकंड पे हमारा ये 3 आ जाएगा। फोर्थ हम लोग देखते हैं ट्रॉपिकल जोन। देखिए मैंने यहाँ बताया, यहाँ 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ 20 साउथ में 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। अब इसका एक्सटेंट थोड़ा ज्यादा हो गया तो हम लोग इसको फिर फोर्थ को इस पे रख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका जो ये मिडल लैटिट्यूड जोन है, ये पूरा वाला रीजन आ जाता है, इसको हम लोग फिर 2 पे रख सकते हैं। आपका हो जाएगा सीक्वेंस हो जाएगा 1 3 4 2, आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेल्डस्पेयर मिनरल है, उससे रिलेटेड हमको चीजें बतानी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। इसमें उन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। जो पहला स्टेटमेंट है, हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फेल्डस्पेयर। हाफ ऑफ द मैं नहीं बोलूंगा, लगभग बोलूंगा 60%, ठीक है। लगभग 60% के आसपास जो हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है उसका 60% लगभग फेल्डस्पेयर मिनरल से ही बना है। सेकंड आपका आता है इट हैज लाइट क्रीम एंड पिंक, मतलब पिंक कलर का ये भी ऑप्शन सही है, पढ़ाई होगा ज्योग्राफी जब पढ़ते हो आप लोग, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट इंडिया के सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ते थे, ये बेसिक ही क्वेश्चन है। थर्ड आता है आपका मैग्नीशियम इज कंपोज कॉमन एलिमेंट। देखिए मैग्नीशियम कॉमन एलिमेंट नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट आपको इसमें मिल जाएंगे, सोडियम मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा, पर मैग्नीशियम इसका कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा 1 and 2 ओनली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए जब भी ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद हम लोग रॉक का फॉर्मेशन देखते ही हैं। इग्निशियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है। तो सबसे पहले हमको पूछा है वो कैसे फॉर्म हुए, सारे सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। अच्छा सेडिमेंट्री रॉक को बता देता हूं, इसको फॉसिल रॉक भी बोलते हैं, ठीक है। अब पहला आता है शर्ट, ये कैसे बना है, केमिकली फॉर्म है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, केमिकली फॉर्म होता है। गैसेराइट जो है ये रॉन्ग है। देखिए गैसेराइट ये बहुत बेसिक है, जूनियर के बच्चों को भी पता होता है कि गैसेराइट जो होता है ये केमिकली फॉर्म होता है। ऑर्गेनिकली ये आंसर आएगा ही नहीं, अगर आपको ये चीज नहीं पता फिर प्रिपरेशन और अच्छे से करो, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। सेल वाला जो है मैकेनिकली बोला है, ये भी बिल्कुल सही है, मैकेनिकली ही ये फॉर्म होता है। तो यहाँ अगर आप आंसर देखोगे तो हमारा 1 and 3 आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक कैच है, अच्छा 1 and 3 ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम लोग खाली 1 ओनली पे ही टिक करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ 2 और 3 भी दिया है, बट 2 और 3 तो होगा नहीं क्योंकि 3 हमारा राइट है। विच ऑफ द पेयर्स, कौन से पेयर्स इसमें सही, विच ऑफ द ऑप्शन नहीं पूछा है। 3 भी हमारा राइट है पर 3 को इनको 2 के साथ डाला गया है, जबकि 2 हमारे आंसर में तो आएगा नहीं। इस वजह से हमको खाली ऑप्शन 1 पे ही टिक करना पड़ेगा, जबकि हमारा तीसरा भी राइट है पर तीसरे को यहाँ 2 के साथ भी डाल दिया है। ये सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट बेस अगेन दिया गया है। अच्छा ओशनिक ट्रेंच के बारे में दिया गया है, कौन सा करेक्ट होता है। देखो ओशनिक ट्रेंच में आपको बेसिकली पहले बता देता हूँ होता क्या है। देखो ओशनिक ट्रेंच वो जगह होती है जहां हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट होती है आपस में टकराती है, ठीक है। वहां अर्थक्वेक वाली एक्टिविटी, वोल्केनिक एक्टिविटी, ये सारी चीजें होती है, बस ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ क्या है, ओशनिक ट्रेंचेस आर सिग्निफिकेंट इन स्टडी ऑफ प्लेट मूवमेंट।
मैंने वही बता दिया ओशनिक ट्रेंच कौन सी जगह होती है जहां हमारी टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो मतलब प्लेट मूवमेंट जो होती है वही होती है, साइंटिफिक जो साइंटिस्ट होते हैं उनको उसके स्टडी पर्पज से बहुत यूजफुल होती है। तो ये प्लेट मूवमेंट में सिग्निफिकेंट होती है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, ओशनिक ट्रेंचेस आर एसोसिएटेड विद एक्टिव वोल्केनोस एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। आपने एक जगह सुनी होगी रिंग ऑफ फायर, ठीक है, पैसिफिक ओशन में ये वो चीज, जहां भी ये हमारी ओशनिक ट्रेंचेस आती हैं, ठीक है, वहां आपको हाई अर्थक्वेक जोन मिलेगा, ठीक है, एक्टिविटी जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है सबसे ज्यादा यही होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाँ तो इसमें पूछा है कौन सा सही होगा, तो हमारा बोथ हो जाएगा, बोथ 1 और 2 सही है, ठीक है। अगला आता है आपका अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से कौन सा हमको करेक्ट बताना है, कौन सा कोड सही आता है। अब देखिए, जोन बिटवीन 105 डिग्री एंड 145 डिग्री आइडेंटिफाइड एट शैडो जोन। अब देखो शैडो जोन क्या होता है बताता हूँ। जब भी कहीं भूकंप आ गया, एपिक सेंटर आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है, उसका अर्थक्वेक का सेंटर होता है। एपिक सेंटर के 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का जो एरिया होता है, ठीक है, उसको जो उसमें प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, यहाँ जो पी वेव्स लिखा है, पी वेव्स और एस वेव्स मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स, इनका एरिया जो होता है इनकी पावर बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कोर वेव्स होती है वो उसको रोक देती है, उसको एकदम उसका जो प्रभाव होता है बहुत कम कर देती है, ठीक है। ये वाला तो हमारा सही हो जाएगा, शैडो जोन बन जाता है। सेकंड आपका स्टेटमेंट लिखा है द शैडो जोन ऑफ पी वेव्स इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एस वेव्स। ये स्टेटमेंट गलत है। अगर मैं यहाँ पी की जगह एस कर दूं और एस की जगह पी कर दूं, ठीक है, अब देखो क्या हो गया, जो शैडो जोन होता है ना वहां जो एस वेव्स है वो ज्यादा लार्ज होती है एज कंपेयर टू पी वेव्स। यहाँ पर बट उल्टा चीज लिखा है, यहाँ क्या कर दिए, यहाँ पी वेव्स को लार्ज बताया, एस वेव को स्मॉल बताया, जो कि गलत हो जाएगा। इसमें आपका 1 ओनली राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है विच वन अमंग द फॉलोइंग वोल्केनिक आइलैंड चेंज, ठीक है, मिड ओशनिक रीज से क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाले भी हम लोग नाम याद करते हैं, ठीक है। इसमें से हमको कौन सा है नहीं है। अब देखिए, अगर आपको ये वाले नहीं पता है, ये भी नहीं पता तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि जो हवाईयन आइलैंड है ये कॉमन है, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका मिड ओशनिक, ये बनता है आपका हॉटस्पॉट एरिया से, जो पैसिफिक प्लेट है उसके बीचों बीच हमारा हवाईयन आइलैंड आ जाता है, मिड ओशनिक रीज में आएगा नहीं। अगर आपको ये भी पता है आप बाकी पे आराम से टिक कर सकते हैं, तो हमको ऑड वन आउट करना है, ठीक है। ये हवाईयन आइलैंड जो है ये रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो सीधा हम लोग इस पे टिक कर देंगे। देखो एग्जाम में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है वही जरूरी नहीं आपको सब आए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको अगर ऑप्शन से भी 1-2 ऑप्शन पता है, ठीक है, कुछ एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज करके आप पेपर सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब देखो सी वेव का है क्वेश्चन, द हाइट ऑफ वेव्स इज डिटरमाइंड बाय विंड स्पीड विंड ड्यूरेशन, ठीक है, जो समुद्र की लहर होती है सी वेव वही है, ठीक है, उसकी हाइट कैसे डिटरमाइन होती है, तो विंड्स की स्पीड, हवा की कितनी स्पीड है, ठीक है, ड्यूरेशन कितना है, उस पर तो डिटरमाइन होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, द एनर्जी ऑफ वेव्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट, ये जनरली कोई नहीं पढ़ता, ठीक है, न टीचर पढ़ाते हैं। देखो यूपीएससी का काम है थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल चीजें पूछना, तो मैं मानता हूं कि ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये वाली सेकंड वाला स्टेटमेंट। अब तो भी हम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे, मैं आपको तरीका भी बताता हूँ। पहला वाला तो देखो सी वेव्स की अगर कोई नहीं पढ़ा तो भी बेसिक लॉजिक लगा के बता सकता है कि हाइट ऑफ वेव्स मतलब जो वेव की हाइट है वो विंड स्पीड और विंड ड्यूरेशन पर डिपेंड करेगी। सेकंड वाला स्टेटमेंट मैं अज्यूम करता हूं आपको नहीं पता। थर्ड स्टेटमेंट पे आओ, वेव्स रिटेन मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू डीप सी। डीप सी के थ्रू ये चीज जब हम लोग सी वेव्स के बारे में पढ़ते हैं तो बेसिकली हम लोग ये चीज पढ़ते हैं। देखिए जब सी वेव्स जो है हमारा डीप सी से होकर पास होता है उस समय क्या होता है ना कि या उसका जो पावर है वो बहुत सारी पावर अपने को रिटेन करके रखता है जब वो सैलो वाटर में आता है, ठीक है, जब वो सैलो वाटर में आता है मतलब जो समुद्र का किनारा आ जाता है तब उसकी पावर कम होती है। तो ये वाला थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है। अब हमको ये देखना है कि 1 और 3 कहाँ सही बैठते हैं। 1, 3 इसमें है नहीं तो ये आंसर नहीं होगा। 1 और 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 और 3 है, 1 नहीं लिखा है। हमको पता है 1 और 3 सही है, सेकंड का हमको आइडिया नहीं है। यहाँ 1 और 3 लिखा हुआ है, ठीक, हमको करेक्ट पूछा था, हम लोग इसको टिक कर देंगे। इसका मतलब सेकंड वाला भी राइट है। हमको सेकंड वाला नहीं पता था क्योंकि ये वाली जो चीजें थोड़ा हाई लेवल का आगे कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। पर आपको अगर 1 और 3 पता था तो आप सेकंड वाले ना पता होते भी सही आंसर टिक कर सकते हो। तो ये भी तरीका है कि आपको खाली जब एग्जाम चालू होते थोड़ा काम माइंड से सोचो आराम से कि क्या हो सकता है, क्योंकि देखो जीएटी में टाइम का दिक्कत नहीं होता है, 1 घंटा पहले ही पेपर हो जाता है, तो आराम से सोच समझ के उसको अटेम्प्ट करना है हमको। नेक्स्ट आपका 78। अब देखिए इसमें क्या है, सॉइल फॉर्मिंग रिलेटेड क्वेश्चन है।
जितने भी इस बार एनडीए के मैं बता रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन तो बहुत टफ थे इस बार का पेपर में, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे टफ थे, ठीक है, उसको छोड़ने के लिए आए थे वो। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आप पढ़े हो, थोड़ा लॉजिक लगा के भी अपना यूज कर सकते हो। देखो जैसे पहला ऑप्शन है सॉइल फॉर्मेशन रिलेटेड है कि क्या है, पहला ट्रांसलोकेशन इनरिचमेंट, ठीक है। ये सॉइल फॉर्मिंग के प्रोसेस में ट्रांसलोकेशन, देखो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसफर वर्ड पता है सबको, ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जब सॉइल जो है ट्रांसलोकेट होती है, सॉइल का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, जैसे आपने स्कूल में भी ये चीजें पढ़ाई जाती है कि पत्थर जब बहुत बहुत हजारों सालों तक जब ऐसे वो घिस के बहुत आगे तक जाता है, उसको वही ट्रांसलोकेशन। इनरिचमेंट मतलब क्या है, जो उसका मिनरल्स है वो जब इनरिच होता है तो वो सॉइल फॉर्मेशन वाले पार्ट में वो आ जाता है। दूसरा क्या है, इन ट्रांसलोकेशन फाइन पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड डाउनवर्ड बाय इवेल्युएशन, ठीक है। एलिविएशन, देखिए एलिविएशन का आपको बेसिक मतलब बता देता हूँ क्या होता है। जो हमारे सॉइल पार्टिकल है, ठीक है, अब सॉइल पार्टिकल में जो सॉइल पार्टिकल मतलब जो उसके छोटे छोटे जो उसके कण है, ठीक है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह ऊपर साइड से नीचे साइड ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड यहाँ लिखा भी हुआ है, वही एलिविएशन है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाता है। इसमें क्या आ जाएगा आंसर आपका, बोथ 1 और 2। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 79। अब देखिए क्या है, इसमें क्या पूछा गया है कि अर्थ एटमॉस्फेयर का, अच्छा अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हमको चीजें बतानी है। अब जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ये सारे अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर में आते हैं। अब उससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन बताना है। पहला है आपका थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका थिकनेस बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल सही है। ये लगभग होता है आपका 16 to 18 किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं पोल पे बात करूं तो पोल पे कितना होता है, पोल पे आपका लगभग होता है ये 8 to 10 किलोमीटर के आसपास। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड आता है द एयर टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोस्फेयर पॉज इज हाईएस्ट अबव द पोल्स। ये भी सही है स्टेटमेंट, ये भी आपने पढ़ा होगा। थर्ड वाला हमारा आता है द टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1. देखो ये स्टेटमेंट छोड़ दो, आप बेसिक लॉजिक लगाओ। जितने भी हाईएस्ट माउंटेन, जैसे आप माउंट एवरेस्ट सुनते हो, ठीक है, माउंट एवरेस्ट दिमाग में आता है, ऊंचा पहाड़ आता है। दूसरा क्या आता है हमारे दिमाग में, बर्फ। मतलब जब भी आप, इतना तो आपके दिमाग में है कि जैसे सियाचिन ग्लेशियर भी आपने सुना होगा, जब भी आप ऊंचाई पे जाते हो तो टेम्परेचर डाउन होता है। वही चीज यहाँ लिखी हुई है। एक होता है नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट ये होता है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है कि ये चीज आपको बेसिकली बताई ही जाती है, ठीक है, मैंने भी क्लास में ये चीज करवाई थी। नॉर्मल लैप्स रेट, इसमें क्या होता है ना, जैसे ही आप 165 मीटर ऊपर जाते हो हाइट में, 1 फ़ारेनहाइट डिग्री आपका टेम्परेचर कम होता है। जितना ऊंचाई पे जाओगे टेम्परेचर कम होते जाता है। वैसे ही जैसे माउंट एवरेस्ट पे कैसे बर्फ पड़ती रहती है, यही रीजन है, ठीक है। तो यहाँ आपका 1 2 3 ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ये अभी मैं खाली ज्योग्राफी करवा रहा हूँ, इसके बाद हिस्ट्री भी आएगा, ठीक है। पॉलिटी की इस बार तो 2 ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 80 अगर हम लोग देखते हैं, इसमें बोला है इंसोलेशन ऑन द अर्थ सरफेस से, अच्छा इंसोलेशन ऑन द अर्थ सरफेस, इससे रिलेटेड हमको फैक्टर पूछे। अब देखो क्या होता है, अब इंसोलेशन ऑफ अर्थ, सबसे पहले अगर इंसोलेशन ऑफ अर्थ यही नहीं पता तो पहले वो बेसिक एकदम, मतलब मैं डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, मैं आपको बेसिक बताता हूँ। बेसिक मतलब क्या होता है, देखो अर्थ का सरफेस है ये, ठीक है, सन की रेडिएशन इस पे आ रही है, सन का जो सूरज की रोशनी इस पे आ रही है, टकरा रही है, वही इंसुलेशन ऑफ अर्थ है। बेसिक मतलब यही इंसुलेशन ऑफ अर्थ का, कि सन का टेम्परेचर आ रहा है अर्थ के सरफेस पे, यही है, ठीक है। अब उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमको ये पूछा है। मैं आपको यहाँ डेफिनेशन बताने के लिए, देखो डेफिनेशन वाला काम आपने एग्जाम के पहले पढ़ा होगा। एग्जाम में क्या होता है ना कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं, अगर आपको वो चीजें समझ में आई तो ही आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। रट्टा मार के गए हो तो कोई चीज नहीं होगी। तो इंसुलेशन मतलब जो सूरज की रोशनी अर्थ के सरफेस पे आती है, बेसिक डेफिनेशन यही है। पहला क्या है, पहला फैक्टर रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, रोटेट होता है तो ठीक है, वो अफेक्ट तो करता है इंसुलेशन, सूरज की रोशनी जैसे आती है, ठीक है। लेंथ ऑफ द डे, ये भी अफेक्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ, ये भी फैक्टर अफेक्ट करता है। इसका भी आपका 1 2 3 सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 81। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स रिलेटेड कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो इसको अफेक्ट करती हैं। अब देखिए पहला है आपका कोरियोलिस फोर्स। देखिए ये क्या होता है ना, ये बहुत जरूरी है। कोरियोलिस फोर्स जो हमारा ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है ना, अगर ये नहीं रहेगा ना, ये घूमेगा ही नहीं। जो राउंड राउंड घूमता है, इसके लिए कोरियोलिस फोर्स होना जरूरी है। सेकंड है आपका
अपर डाइवर्जेंस अबाउट द सी लेवल सिस्टम। देखिए अपर डाइवर्जेंस मतलब जो होता है हमारा जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म आता है इसको ऊपर ले जाने का अगर हमको काम करना है कि ये काम कौन करता है, अपर डाइवर्जेंस बेसिकली वही कर रहा है। अपर डाइवर्जेंस जो सी लेवल के ऊपर जब अपर डाइवर्जेंस होता है तो जरूरी होता है। थर्ड आप देखोगे हाई वेरिएशन इन दी वर्टिकल विंड स्पीड, जो हमारी विंड स्पीड है ठीक है उसके अंदर अगर हाई वेरिएशन हो जाए, देखो अगर थोड़ा लॉजिक लगाओ, अभी हवा चल रही ठीक है, स्ट्रॉम आया हुआ, अगर इसमें वेरिएशन आएगा कभी कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा तो फॉर्मेशन हो पाएगा क्या ट्रॉपिकल स्टॉर्म का? नहीं। एक कंटिन्यूअस एक कांस्टेंट स्पीड चाहिए। हाई वेरिएशन नहीं, लो वेरिएशन हम लोग कह सकते हैं। अगर हाई वेरिएशन है मतलब बहुत ज्यादा कम हो जा रही है स्पीड, ये बहुत ज्यादा हो जा रही है, तो हम लोग ट्रॉपिकल स्टॉर्म का फॉर्मेशन करना हमको दिक्कत हो जाएगा ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो रहा है, हमारा पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली ठीक है। अब आपका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है। ज्योग्राफी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे इस बार ठीक है, और मैं ऐसा बोलूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड किए जा सकते थे ठीक है। कुछ क्वेश्चन इस बार टफ आए थे ये मैं मान रहा हूँ ठीक है। जीएटी का जो पेपर था इस बार थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड लेवल पे हम लोग कर देंगे, हार्ड लेवल नहीं रहेगा, मॉडरेट टू हार्ड लेवल पे था ठीक है। पर अगर थोड़ा भी बेसिक लॉजिक लगा के, क्योंकि देखिए एग्जाम जब स्टार्ट होता है ना तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है, हुआ नहीं हुआ इस बार बहुत सारी चीजें ठीक है। तो उस समय हमारे दिमाग में कौन से क्वेश्चन टिक कर पाते हैं जो हमको रट्टा याद होते हैं ठीक है। अगर हम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे ना तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो। तो मेन जब भी आप पढ़ते हो कोई चीज ठीक है तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हम लोग उस पर कॉन्सेप्ट पे काम करें ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो आप उसको बहुत जगह अप्लाई कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक ये ऐसे ऐसे याद करोगे तो चीजें नहीं काम आएगी। जैसे मैं आपको इंसुलेशन ऑफ अर्थ ही बता रहा था, अब डेफिनेशन याद कर लो फिर भूल जाओगे, पर वो क्या होता है, डेफिनेशन याद करना अच्छी बात है पर आपने याद कर लिया कि जब सन की जो रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे टकराती है, बस वही है मेन बेसिक। आप समझ गए वो क्या चीज है। अब डेफिनेशन आप उसको बाद में जब पढ़ने भी जाओगे तो आपको समझ में भी आएगा। मेन चीज वही होती है कि पढ़ो ऐसे कि चीजें आपको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में समझ में आए ठीक है। तो इसमें ओशन करंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ओशन करंट आपने पढ़ा होगा, वार्म करंट होती है, कोल्ड करंट होती है ठीक है। वार्म करंट कैसे होती है, लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जाती है। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में बता ही दिया था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक बार फिर से बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। ये लाइन है ठीक है, ये आपकी लैटिट्यूड है 1 2 3, ये लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड है। जैसे यहाँ ए बी सी। अब देखिए इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये वाला जो मार्क इसको कर दिया। अब इसका लोकेशन में पूछ रहा हूँ क्या है इसका, 2C। कोऑर्डिनेट्स है, हमको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हेल्प से बहुत सारी चीजें इससे यूज होती है। मैं आपको बेसिक लाइफ में क्या यूज होता है मैं बता रहा हूँ। आप गूगल पे सर्च कीजिए माई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड या माई कोऑर्डिनेट्स, तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही लिख के आता है, तो उससे हम एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप समझ गए होंगे, लैटिट्यूड है ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड है ठीक है। इस ये कौन, अब ओशन करंट से कौन सी चीजें फॉर्म, मतलब इसमें क्या पूछा है इसमें कि कौन से फैक्टर उनको इन्फ्लुएंस करते हैं ओशन करंट बनने के लिए ठीक है। अब हम लोग कोरियोलिस फोर्स देख लेते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कोरियोलिस फोर्स जरूरी है, हाँ जरूरी है। ग्रेविटी ओशन करंट के लिए जरूरी है। अब लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड जा रहा है, हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड आ रहा है, तो ग्रेविटी तो जरूरी है ही। हीटिंग बाय सोलर एनर्जी बिल्कुल सही लिखा है। विंड भी जरूरी है। तो 1 2 3 4 ये सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 83। देखिए अभी मैंने आपको ओशन करंट बताया था, वार्म करंट क्या होती है, कोल्ड करंट क्या होती है, तो बेसिक है वही एक बार रिवाइज करके देख लेना। हमको बेसिकली अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, याद होने चाहिए आपको। जैसे गल्फ स्ट्रीम आपने सुना होगा ठीक है, फॉकलैंड सुना होगा, ऑस्ट्रियन करंट है ठीक है, क्यूरेशियो करंट है, ये बहुत सारे करंट है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट है वही घुमा घुमा के पूछा जाता है। जैसे आपका गल्फ स्ट्रीम है वो वार्म करंट है तो पूछा ही जाएगा। अलास्का आपकी क्या पूछा इसमें, वार्म करंट पूछा है ना, अलास्का एक वार्म करंट हो गया। फॉकलैंड तो आपका कोल्ड करंट होता है ठीक है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन भी एक कोल्ड करंट होता है, ये भी आपका वार्म करंट है ठीक है। तो आपका 1 and 2 इसमें सही हो जाएगा, 1 and 2 ऑप्शन नंबर बी। अच्छा कुछ लोग पूछेंगे कौन सा मेरे पास सेट है, ये सेट बी है मेरे पास ठीक है। आप लोग वैसे भी क्वेश्चन आपको याद ही होगा तो आप लोग मैच कर लेना कहां से किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। देखिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको इंडिया का जो मैप है, पॉलिटिकल मैप है, वो आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ है, कौन सी यूटी कहाँ है। इवन कौन से, बहुत सारे लोगों को जो अगर नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट के सारे कैपिटल पूछने लोगों, बहुत लोग जैसे मणिपुर, तो बच्चों थोड़ी सी तकनीकी समस्या आ गई थी ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने 83 क्वेश्चन तक करवा दिया था आप लोगों को। अगर नहीं भी करवाया मैं फिर से वापस 83 क्वेश्चन आपको एक बार रिपीट करके बता देता हूँ ठीक है। अब देखिए वार्म करंट पूछ रहे थे। अब
जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ठीक है, ओशन करंट आपको पढ़ना है तो आप वार्म करंट और कोल्ड करंट तो पढ़ोगे, क्योंकि वो एनडीए का सिलेबस का पार्ट है, उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। अब बोलो कि अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट किया एनडीए के एग्जाम में, मतलब आप सीरियसली स्टडी नहीं कर रहे हो। पढ़ाई अगर कर रहे हो तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हो। अब देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन आपका, अलास्का करंट क्या है। अलास्का करंट हो गई, गल्फ स्ट्रीम हो गई, कुछ फेमस करंट है जो आपको याद होनी, जैसे अलास्का है, गल्फ स्ट्रीम है, फॉकलैंड है, ऑस्ट्रेलियन है, ये आपको पता होनी चाहिए। यहीं से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कुछ फेमस जैसे क्यूरोशियो और भी बहुत सारे, लैब्राडोर करंट है, ऐसे बहुत सारे करंट है, पर ये सब इंपॉर्टेंट करंट है, घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। पहला आपका अलास्का करंट है और दूसरे अग्लोहास करंट है, ये दोनों वार्म करंट है, ये तो सबको पता होगा। देखिए फॉकलैंड बहुत फेमस करंट है, ये आपकी कोल्ड करंट है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये भी आपकी कोल्ड करंट है, ठीक है। तो हमारी वार्म करंट में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट निकलता है इस हिसाब से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84। अब देखिए इसमें पूछा है कि आसाम शेयर बॉर्डर्स विथ हाउ मेनी कंट्रीज एंड इंडियन स्टेट। जो आसाम हमारा एक स्टेट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वो कौन कौन से कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कौन कौन से इंडियन स्टेट के साथ। अब देखिए जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, तो ये मस्ट है कि आपको ज्योग्राफिकल जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अभी आप लोग आज घर पे जाना, ठीक है, घर पे ही हो गया, अभी पॉलिटिकल मैप ऐसे गूगल पे सर्च करो, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, प्रिंट आउट ले लो, ठीक है, या कहीं स्टेशनरी शॉप से ले लो, उसको चिपका लो। 2-3 दिन लगेंगे, आराम से याद हो जाएंगे। आपको जितनी भी इंडिया का स्टेट है उसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, पर जब रिवर सिस्टम आप पढ़ोगे, माउंटेन रेंजेस पढ़ोगे ना, जब आपको अगर मैप पता रहेगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ तमिलनाडु बोल रहा हूँ, जब मैं आपको छत्तीसगढ़ वर्ड यूज कर रहा हूँ, जब आपको मिजोरम यूज कर, क्योंकि अभी जारो खासी जयंती है, आपने सुना होगा अगर ज्योग्राफी पढ़ी है, ठीक है। अब मैं जब ये सब वर्ड यूज करूंगा आपको स्टेट पता चल जाएगा किसका कहाँ लोकेशन है। लोकेशन के थ्रू अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, मैपिंग के थ्रू बोला जाता है उसको, अगर वो ऐसे पढ़ते हो तो ज्योग्राफी लंबे समय तक आपको याद रहती है। अब असम की बात करूंगा तो ये असम जो है आपका 2 कंट्रीज तो है, 2 कंट्रीज के साथ और 7 इंडियन स्टेट के साथ ये आपका बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 84 का हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 85 हम लोग अगर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्थ मोस्ट रिवर ऑफ द बेसिन ऑफ डेक्कन प्लेटू। अब देखिए जब भी, अब जैसे मैं यहाँ एक इंडिया का साउथ इंडिया का एक मैप बनाता हूँ इसे, ठीक है, यहाँ आपका लक्षद्वीप है, यहाँ श्रीलंका है, ठीक है, यहाँ आपका अंडमान निकोबार है। अब देखिए ये आपका साउथ इंडिया है। अब इसका जो ये वाला पार्ट है ना, यह एक ट्रायंगुलर शेप में, ये ऐसे ट्रायंगुलर शेप में जो ये वाला प्लेटू इसका ट्रायंगुलर शेप है, ये आपका दक्कन प्लेटू कहलाता है, जो दक्षिण मतलब दक्कन इसलिए बोलते हैं, दक्षिण साइड में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब में हम लोग रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, अब देखिए चंबल रिवर आपने सुना होगा, माही रिवर, नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर, मेजॉरिटी रिवर सब मध्य प्रदेश से ही ओरिजिन होता है, मध्य प्रदेश की रिवर है, ठीक है। इसमें जो नर्मदा रिवर है आपकी, जब हम लोग ने पढ़ाया था आगे, मैंने जो सोर्स अपलोड किए, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जो मैंने चीजें क्लास में बच्चों को करवाई थी उस नोट से एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो वहां मैंने बताया था जो नर्मदा रिवर है ये जो नॉर्थ इंडिया आपका, ठीक है, और जो साउथ इंडिया है, इनके बीच में बॉर्डर का काम कर देता है। कौन सा रिवर, नर्मदा रिवर। अब नर्मदा रिवर जो है इसके जब बॉर्डर का काम करे, डेक्कन प्लेटू यहाँ तक है, तो ये वाला जो रीजन है यही आपको, इसके नॉर्थ मोस्ट रिवर पूछा, मतलब इसके नॉर्थ साइड में तो आपको नर्मदा रिवर यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। अब देखिए लेटराइट सॉइल इन इंडिया रिच। मतलब देखो लेटराइट सॉइल में कौन सा एलिमेंट होता है, जो सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा होता है, रिच मतलब यही पूछा जा रहा है, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा उसमें होता है, इसमें से कौन सा, ठीक है। अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, इसमें देखिए अगर ऑप्शन इन लोगों ने दिया है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ पहले, लेटराइट सॉइल में ना सबसे ज्यादा अगर आपने पढ़ा होगा एल्यूमिनियम और आयरन होता है, इसमें रिच होता है, ठीक है। नाइट्रोजन तो इंडिया के किसी भी सॉइल में सब में बहुत कम है, मतलब किसी में है नहीं, ऐसे है, नाइट्रोजन बहुत कम है, ठीक है। इसमें से अगर हम लोग आंसर देखने जाएंगे तो इन लोग को एल्यूमिनियम या फिर आयरन देना चाहिए था, बट अगर ये लोग ने नहीं दिया तो हम लोग इसको पोटास मार्क कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन जब यूपीएससी आंसर की रिलीज करेगा तभी हमको आइडिया क्लियर होगा, क्योंकि पोटास भी लॉजिकली इसका आंसर नहीं होना चाहिए कि रिच तो नहीं होता, पोटास होता है पर बहुत कम मात्रा में होता है। तो इसका जब आएगा आंसर की तभी हम लोग इसको बता सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ गलत नहीं बताना चाहता चीजों को। लेटराइट सॉइल है, यहाँ यूपीएससी को एक ऑप्शन देना चाहिए था एल्यूमिनियम या आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 87 जो है क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू क्रॉप्स कल्टीवेटेड इन इंडिया आर करेक्ट। क्रॉप्स के बारे में है, ठीक है। देखिए सॉइल हो गया, ओशन करंट हो गया, रिवर सिस्टम, हिमालय जो हिमालय है, ठीक है, उसके बाद आपका जो साउथ के माउंटेन्स है उसके बारे में, ठीक है, डक्कन प्लेटू हो गया और सॉइल्स इन इंडिया, ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने फिक्स है, ये आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। अब यहाँ से पहला
पॉइंट क्या आता है, बाजरा ग्रोस वेल इन सैंडी एंड सैलो। देखो बाजरा जो होता है, मैं आपको बेसिकली यहाँ क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूँ। जहां भी पानी का थोड़ा अभाव रहता है, मतलब पानी कम है, कोई बंजर एरिया है जो भी है, जैसे रेगिस्तान वाला राजस्थान वाला एरिया है जो है, वहां बाजरा की खेती अच्छे से हो जाती है, पहली चीज। ठीक है, यहाँ देखिए वेयर एज सैलो एंड ब्लैक सॉइल वाले जो रीजन रहता है वहां, ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट आप देखोगे, बाजरा इज प्रीडोमिनेटली ग्रोन इन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। अब देखिए मान लीजिए आपको स्टेट के नाम नहीं पता है, पर आपको इतना पता है कि बाजरा की खेती वहां अच्छी होती है जहां ब्लैक सॉइल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ब्लैक सॉइल। अब देखिए जब आप सॉइल के टाइप पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, सॉइल कौन कौन से टाइप है, एलुवियल सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, ठीक है, येलो सॉइल है आपकी। तो जो भी अगर ब्लैक सॉइल जो है ना, ये आपको महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पाई जाती है। कपास की खेती भी जहां ब्लैक सॉइल होती है, कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ब्लैक सॉइल आपको पता है महाराष्ट्र में पाया जाता है। यहाँ आपको ऑप्शन में दिखेगा कि बाजरा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सब में उगाया जाता है। आपको पता है ब्लैक सॉइल बाजरा से रिलेटेड है, ठीक है, बाजरा से रिलेटेड आपके ब्लैक सॉइल से रिलेटेड क्या है, महाराष्ट्र। तो आप सेकंड ऑप्शन में टिक कर सकते हो। तो ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम में जरूरी नहीं रहेगा कि जो आपने पढ़ा है एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करना बहुत जरूरी है। यहाँ से आपका बोथ 1 and 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। अगेन सिटी और मिनरल पूछा, कौन से सिटी, अगर आपको पता है तो आप टिक करोगे, इसमें कोई तुक्का नहीं लगता। ठीक है, अगर आपको आइडिया, जैसे मैंने वहां बताया था उड़ीसा का कोड मैंने क्या बताया था, OBC, O से ओडिशा, B से बॉक्साइट, C से क्रोमाइट। ओडिशा में बॉक्साइट लगभग 50% से भी ज्यादा होता है, ठीक है, 50% से ज्यादा ही है, और क्रोमाइट जो है यहाँ 98%। पूरे इंडिया का लगभग 98% से ज्यादा क्रोमाइट कहाँ होता है, ओडिशा में। तो सेम चीज अभी हम लोग देखते हैं बेवर सिटी में क्या पाया जाता है, माइका। बालघाट में आपका आयरन ओर है, नहीं, बालघाट में आपका है मैग्नीज, ठीक है। और तो आपका कोड हो गया 2-1। बिलासपुर में आपका पाया जाएगा बॉक्साइट, ठीक है, तो 4 हो गया। और बलारी में आपका है आयरन ओर, 2143 कोई कोड है, हाँ, ऑप्शन नंबर C, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। देखिए अब बॉक्साइट सबसे कहाँ ज्यादा पाया जाता है, एल्यूमिनियम कहाँ पाया जाता है, आयरन कहाँ पाया जाता है, ये सारे जब आप मिनरल्स याद करते हो तो आपको याद होना चाहिए। अब इसका क्या ही ट्रिक बनाओगे, ट्रिक से याद करो जो भी चीजें, पर ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 89। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिशियरी स्टेट फ्रॉम द विंध्याचल पावर प्लांट ऑफ NTPC। ठीक है, NTPC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, गूगल पे सर्च करो, कमेंट बॉक्स में लिखो NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है। अब देखिए विंध्याचल पावर प्लांट से रिलेटेड जो विंध्याचल पावर प्लांट है उसका बेनिफिशियरी स्टेट कौन सा, नहीं वो पूछा जा रहा है। अगर इसमें हम लोग ऑप्शन वाइज जाएंगे, देखो इसमें 2 तरीके का आंसर आ सकते हैं। अगर हम लोग मैं अभी करंट सिचुएशन की बात करूं तो गोवा भी इसका पार्ट है, ठीक है, पर अगर हम लोग पुराना डेटा उठाएंगे तो गोवा पार्ट नहीं है। अगर यूपीएससी पुराना डेटा फॉलो कर रही है तो इसमें गोवा आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि करंटली तो गोवा भी उसका बेनिफिशियरी स्टेट बन गया, पर फिलहाल हम लोग पुराने डेटा के हिसाब से जाएंगे, गोवा बेनिफिशियरी स्टेट नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 90। अगेन थर्मल पावर प्लांट पूछा है, उसकी लोकेटेड सिटी, उसको हमको मैच करना है। क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच, कितने पेयर्स करेक्टली मैच हैं। अब हम लोग चेक करते हैं। पिनाकी क्या सही है, पिनाकी है आपको उत्तर प्रदेश सही है। पार्ली कर्नाटका के अंदर क्या, नहीं, पार्ली जो है आपका महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, पार्ली महाराष्ट्र के अंदर, ये गलत हो गया। विजयवाड़ा तो आपने बहुत फेमस सिटी है, ठीक है, बहुत सारी साउथ इंडियन की जो मूवीज होती है उसमें भी आपने सुना होगा, ये वर्ड बार बार यूज होता है विजयवाड़ा जो है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया विजयवाड़ा। अब देखिए जो आंध्र प्रदेश है वो तेलंगाना है, पहले एक स्टेट था, 2 जून, ठीक है, 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि वो लोग डिमांड कर रहे थे तेलुगु स्पीकिंग स्टेट भी होना चाहिए। बाद में हैदराबाद उसकी कैपिटल बन गई थी, वो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अच्छा, आर्टिकल 2 से रिलेटेड ये सब चीजें होती है, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, आई होप ये चीजें आपको पता होंगी। नेक्स्ट आपका वन काबरी, ये आपका वन काबरी गुजरात के अंदर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपके इसमें से सही कौन से, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी पेयर्स, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 या 4 पे आपको टिक नहीं करना, कितने पेयर सही है, 1 2 पेयर सही है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 106। अच्छा, यहाँ से हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, हमने ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन थे सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री का आपका पहला ही क्वेश्चन है, ऑल इंडिया, ये पूछा ना, विच अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर, ओके, ऑल इंडिया किसान सभा इन लखनऊ इन अप्रैल 1936।
इनमें से कौन सा आदमी था जिसने ऑल इंडिया किसान सभा जो हुई थी अप्रैल 1936 में लखनऊ में, उसको किसने उसका प्रेसिडेंट मतलब किसने उसको हेड किया था? प्रेसिडेंट मतलब कौन सा किसने प्रेसिडेंट हेड किया था? वो थे आपके सहजानंद सरस्वती। ठीक है, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आरजी रंगा, इनका भी आपने बहुत फेमस पर्सनैलिटी, इनका भी आपने सुना होगा। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस उसका जो पहला सेशन हुआ था कब हुआ था? 1985 में। कौन किसने किया प्रेसाइड किया था? ठीक है, किसने प्रेसाइड किया था ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, सारे क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, फिर आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, आपका ट्रेड कॉमर्स हो गया, फिर उसके बाद जितनी भी इसकी इंपॉर्टेंट सेशन होती है, जैसे इसका 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, पता होगा आपको सूरत स्प्लिट। ठीक है, तो ये इसका उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे वो पूछ लेंगे। फिर आपका जब बंगाल वाला रिवोल्ट हुआ था उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? स्वराज, जब आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तब इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जब इंडियन प्रेसिडेंट होता था जेबी कृपलानी जी थे। मतलब आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये ऐसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसका एक ही फॉर्मूला है कि इसको बार बार आप रिवाइज करते रहो। आप लगातार 1 महीना चीजें रिवाइज कर लोगे, ठीक है, बाद में चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं। बस आपका रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आपका 107, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कौन स्टार्ट किया था? तो इसमें से आएंगे आपके ईवी रामस्वामी नायकर। ठीक है, इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये कहीं कहीं आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की जगह सेल्फ ऑनर, ठीक है, सेल्फ ऑनर मूवमेंट ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, तो दोनों सेम ही है। इसको स्टार्ट किया था ईवी रामस्वामी नायकर ने। ज्योतिबा फुले के नाम आप जानते होंगे, सत्यशोधक समाज। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सोशल रिफॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सत्यशोधक समाज कौन स्टार्ट किया था? ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, आपका आत्मीय सभा है, प्रार्थना सभा है, आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है। ठीक है, ये जो ऐसे सोसाइटी से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे ये आपको पता होना चाहिए। आपका विडोरी मैरिज एसोसिएशन है, आपका तत्वबोधनी सभा है, ठीक है, प्रार्थना सभा है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे जाते थे, ये अगर ये क्वेश्चन आप मिस कर रहे हो कि यहाँ से आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तब आपकी कहीं ना कहीं गलती है, आपको चीजें रिवाइज वापस से अच्छे से करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, पेपर जो है इस बार एनडीए का पेपर, कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ थे, कुछ क्वेश्चन बेसिक थे, तो बेसिक वाले से ही आप अच्छे से कर सकते हो। देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं छोड़ने के लिए आते हैं, तो उसको छोड़ने में भलाइए। जैसे ये क्वेश्चन है चोला वाला, अगर आपने इसको छोड़ भी दिया होगा कोई बात नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए आया था, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। जैसे चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। देखिए हम लोग जब ये पढ़ते हैं चोला एम्पायर वाला तो हम लोग चोला के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पांड्या, चेरा, चोला, पीसीसी ऐसे याद किया हम लोग ने, मैंने क्लास में पढ़ा था पीसीसी, पांड्या, चेरा, चोला, तो हम लोग पढ़ते। पर उसमें भी अगर कितना ही डीप जाओगे, जैसे हमारा 3-4 हजार साल का इतिहास है तो पूरी हिस्ट्री तो पढ़ नहीं सकते, तो हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ेंगे। अब यहाँ आपका आ जाता है चोला इंस्क्रिप्शन में सालब होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 119, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमो रूल लीग आर करेक्ट? होमो रूल लीग के बारे में कौन कौन सी चीजें करेक्ट हैं? अब हम लोग देखते हैं। पहला है लोकमान्य तिलक से, देखिए मैं आपको ब्रीफ में पहले बता देता हूँ होमो रूल लीग क्या था। होमो रूल लीग जो था इंडिया में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया था, एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। इन दोनों का मेजर कंट्रीब्यूशन, जब भी आपको क्वेश्चन दिखे, अगर आपके सामने कोई बोल रहा है होमो रूल लीग तो तुरंत आपके दिमाग में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट जी का नाम आना चाहिए। इसमें पहला ऑप्शन क्या है हमारा, लोकमान्य तिलक सेट अप होमो रूल लीग एट द बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बेलगाम इन अप्रैल 1916। क्या यह स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है एनी बेसेंट अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ होमो रूल लीग इन सितंबर 1916। क्या ये सही है? सही है। सीधा आप लोग याद रखना, सबसे पहले लोकमान्य तिलक ने होमो रूल लीग लेके आए थे, मतलब कॉन्सेप्ट तो पहले से था, पर लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट किया था अप्रैल 1916 में, और सितंबर 1916 में आपका एनी बेसेंट जी ने स्टार्ट किया था। अब दोनों जन ने स्टार्ट कर दिया। अब कौन, जैसे होता है ना कि कोई आपने कोई मूवमेंट स्टार्ट किए तो लीडर का काम डिवाइड होना चाहिए ना। जैसे 2 लीडर हमने बना दिए, अब कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, इससे बढ़िया आप काम डिवाइड कर लो। इन लोगों ने भी अपना काम डिवाइड कर लिया था टू अवॉइड फ्रिक्शन, मतलब अपना जो मतभेद को दूर करने के लिए। तिलक्स लीग वर्क इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस, सही है। ठीक है, बाकी की जो रेस्ट ऑफ इंडिया का पार्ट था उसको एनी बेसेंट जी ने लीड किया। तो हमारी ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईश्वर चंद्र विद्यासागर
ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। आपके जैसे और भी हैं हमारे, देवेंद्र नाथ है, ठीक है, आपके सत्येंद्र नाथ है, तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। राजा राम मोहन राय है, तो ये जो भी नाम है इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म जो इंडिया में हुए थे उससे रिलेटेड है ये लोग, ठीक है। अब मान ले तो इसमें से आपको कोई भी आंसर नहीं पता, पर जो ये विडो रीमैरिज एसोसिएशन, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि विडो रीमैरिज एसोसिएशन जब भी हम लोग आठवीं सभा, प्रार्थना सभा, ठीक है, तत्वबोधनी सभा, ये सब हम लोग याद करते हैं, तो उनके फाउंडर कौन थे, कौन से ईयर में फाउंड हुआ था, ये सब भी याद करते हैं। तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन के थे विष्णु शर्मा पंडित, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो इसमें क्या बोला था, विद्या चंद्रशेखर के बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में क्या इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब पहला स्टेटमेंट आप देखोगे, हो सकता है आपको नहीं पता, दूसरा स्टेटमेंट आपको नहीं पता, पर आपको ये पता है विडो रीमैरिज एसोसिएशन का तो विष्णु शर्मा पंडित थे, वो थे, उनका नाम इसमें इनसे एसोसिएट कर दिया, मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है इनसे रिलेटेड नहीं है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नॉट करेक्ट पूछे ना, इनसे रिलेटेड कौन सा नहीं, ये स्टेटमेंट हम लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 111। इसमें क्या बोला गया है, मैच द फॉलोइंग करनी है, रिफॉर्मर है, सोशल वर्क, उन्होंने कौन सा सोशल वर्क किया था, देखिए। अच्छा, अभी विडो रीमैरिज एसोसिएशन हमने किया, यही एक दे दिया विडो रीमैरिज एसोसिएशन, मैंने कौन बोला, विष्णु शर्मा, ठीक है, ये थे, इसमें इनसे एसोसिएट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सत्य प्रकाश। देखिए सत्य प्रकाश रिलेटेड है आपके करसोनदास मुलजी। देवेंद्र नाथ टैगोर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तत्वबोधनी सभा, ये पता ही होना चाहिए। इससे रिलेटेड किससे रिलेटेड है, देवेंद्र नाथ टैगोर से रिलेटेड है, ठीक है। और राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड क्या है, वैदिक फिजिक्स, साइंटिफिक ओरिजिन ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। यहाँ आपका सीक्वेंस क्या बनता है, ए का 2, ठीक है, ए का 2 यहाँ है, 2 ही ऑप्शन में है, बी का 3 एक ही ऑप्शन में। देखिए अगर आपको 2 ऑप्शन भी पता है तो आप टिक कर सकते हो, क्योंकि और 2 और 3 कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर आपको ये दोनों नहीं पता रहेगा फिर भी आप टिक कर सकते हो। यही तरीका होता है कि ऑप्शन एलिमिनेशन भी काम करता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 112। देखिए इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन ट्रेसेस ऑफ कैनल्स हैव बीन फाउंडेड। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैं बोलूंगा, अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो बहुत सही काम किया, क्योंकि ये थोड़ा डीप में पूछा गया है। एंशिएंट हिस्ट्री से जनरली उतना क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उसमें भी अगर इतना डीप में क्वेश्चन जाएंगे तो इसको अटेम्प्ट करने का कोई मतलब है नहीं, ये क्वेश्चन स्किप करने के लिए ही आता है। अगर इस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आप देखते हो तो चुपचाप उसको स्किप कर दो, उसी में फायदा है। क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन पढ़ के सिलेक्शन होगा नहीं, 900 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है, कट ऑफ कितनी जा रही है, 350 प्लस, इतने प्लस आ रहा है, आप सेफ हो ना। अब देखो कि इतने मार्क्स का जो डिफरेंस है, तो क्यों, क्योंकि इतनी ही मार्क्स लोगों के आ रही है, कट ऑफ कम नहीं जा रही, इतनी ही मार्क्स लोगों के आ रहे हैं, तो उस पर हमको फोकस करना है। इसका अगर मैं राइट आंसर बोलूँ तो हो जाएगा सर तो गई, पर अगर आप छोड़ दे रहे हो इसका आंसर तो भी कोई बात नहीं है। 113 ये आपको पता होना चाहिए, जो फॉरेन ट्रेवलर्स है हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, फाहियान पढ़ते हैं, इब्न बतूता पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे सबसे पहले इब्न बतूता था तो आपको पता है, ठीक है। निकेतन ये भी आया था, 4 और 3 आएगा। अगर 4 और 3 आप कहीं ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है हमको 4 और 3, उसके आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं, ये बाकी रहने दो। सबसे पहले हमको पता था इब्न बतूता आया था, निकेतन ये हमको पता है, हम लोग इस पर टिक कर देंगे। बाकी आपको ऑप्शन अगर नहीं भी पता रहेगा फिर भी आप टिक कर सकते हो। सबसे पहले ये आए थे, उसके बाद ये, फिर ये, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 115। अब देखिए सेंगुटुवन इज द नेम ऑफ, ये किसका नेम था, द कैपिटल सिटी ऑफ चेरास। सेंगुटुवन इज द नेम ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ चेरास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, which of the following act established the board of control to guide and control the work of the board of directors and government of India। ठीक है, ये आया था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, ये जितने भी आए थे ये आपको पता होनी चाहिए। तो इस 1784 में ये चीज मेंशन की गई थी, जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 118। हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ। खालसा आपने सुना होगा, सिख लोगों में होता है। उसकी शुरुआत कौन से गुरु ने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने उसकी शुरुआत की थी। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10th गुरु थे, ठीक है, ये 10th गुरु थे। इनके बाद कोई गुरु नहीं बना। इन्होंने कहा था कि मैं ही आखिरी गुरु होऊंगा, मेरे बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो सिख कम्युनिटी की वो गुरु होगी, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह 10th और लास्ट गुरु थे। अभी फिलहाल कौन गुरु है, जो गुरु ग्रंथ साहिब, जो उनकी बुक है, जो होली बुक है, वो उसमें सिख लोगों की अभी वो गुरु है, ठीक है। इसमें आपका हो जाता है खालसा पंथ किसने स्टार्ट किया था, गुरु गोविंद सिंह ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से। ठीक है, अब देखिए, अच्छा ये तो आपने सुना होगा, बिटकॉइन नाम सुना है। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी सोशल मीडिया पे अवेयर होंगे तो ये सारी चीजें आपने सुनी होगी, सोलोना, थेटर, ठीक है, कार्डोना, ये सब क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी है। बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी वाला आपको पता ही होगा, जैसे बिटकॉइन है, ये सब नाम आपने सुना होगा। भी अब यहाँ बिटकॉइन तो पूछ नहीं सकते, ठीक है, थोड़ा यूपीएससी को लेवल मेंटेन करना है। तो ये सारे भी आपकी क्रिप्टो करेंसी के ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रेटन वुड सिस्टम। देखिए, ये आपका फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड था, ब्रेटन वुड सिस्टम। अब इसमें क्या था ना, इसमें अब क्या पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से एसोसिएटेड नहीं है। अब हम लोग बता दें, देखो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड है, हाँ है। इकोनॉमिक रिकवरी, जब वर्ल्ड वॉर हो गया था ना, उसके बाद हर जगह फाइनेंशियल लॉस हो रहा था सबको। देखिए, जब झगड़ा होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, जब दो लोगों की लड़ाई होती है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उससे इंपॉर्टेंट नहीं, नुकसान दोनों पार्टी का होता है। उस समय भी वर्ल्ड वॉर के समय, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, उस समय ब्रेटन वुड सिस्टम आया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वही जो लॉस हुआ था उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए इंटरनेशनल बैंक का स्टैब्लिश, वो भी सही है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉनेटरी सिस्टम बेस्ड ऑन फ्लोटिंग एक्सचेंज, ये गलत है। देखिए, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, चेंज होने वाला, सीधी बात है। उस समय कैसा था ना, फिक्स किया गया था जो एक्सचेंज रेट था, किसके अगेंस्ट फिक्स किया गया था, डॉलर के अगेंस्ट, और डॉलर को किसके अगेंस्ट फिक्स किया गया था, गोल्ड के अगेंस्ट। ठीक है, अब जब ऑलरेडी इकोनॉमी सबकी खराब चल रही है तो उसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में हम लोग कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, लॉजिक से भी अगर आप सॉल्व करने जाते हैं तो हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लान इज नोन एज महानबोलिस प्लान। ठीक है, 5 ईयर प्लान से इकोनॉमिक में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 5 ईयर प्लान तो कंफर्म आएगा ही। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरोड-डोमर मॉडल। सेकंड 5 ईयर प्लान को हम लोग क्या बोलते हैं, महानबोलिस प्लान। इंडिया के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे पीसी महानबोलिस, उन्होंने ये प्लान दिया था, सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द ईयर्स एनुअल प्लान। देखिए, एक 5 ईयर प्लान होता है, 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब 5 ईयर प्लान मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। मतलब 5 ईयर, जब भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है अपना 5 ईयर प्लान लेके आती है, नेक्स्ट 5 साल की सरकार होती है, तो नेक्स्ट 5 साल हम लोग कैसे चीजें करने वाले। अभी 5 ईयर प्लान नहीं चलता, ठीक है, 5 ईयर प्लान बाद में बंद कर दिया गया था। 12th हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था, अभी तक 12 5 ईयर प्लान आ चुके हैं इंडिया में। तो कौन से एनुअल प्लान थे, ठीक है, एनुअल प्लान इसमें से कौन से थे, एनुअल प्लान आपके आते 1966 से 69, 1966 से जो 69 वाले प्लान थे वो आपके एनुअल प्लान के अंदर आते हैं। इस समय क्या हुआ था ना, इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडिया चाइना वॉर, तो बहुत सारी चीज प्रॉब्लम से इंडिया फेस कर सकता था। उस समय 5 ईयर प्लान करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, जैसे आपके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है तो आप बहुत लंबा विजन लेके नहीं चलेंगे, आप क्या सोचेंगे, पहले जो प्रॉब्लम्स है पहले उनको ही सॉल्व किया जाए। तो उस समय गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया था, वो लोग ईयरली प्लान लेके आते थे, एनुअल प्लान। इस साल का हमारा टारगेट ये है, इस साल का ये होगा। तो 1966 से लेके 1969 तक हमारा एनुअल प्लान चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 123। अच्छा, आप पॉलिटी, हमारा इकोनॉमिक्स के इतने क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। हर बार इंडियन पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते थे, 10-15 आ जाते थे। ठीक है, 10 तो आ ही जाते थे। इस बार बहुत 2 ही क्वेश्चन मिले हमको पॉलिटी से, पर यही यूपीएससी चेंज करती रहती है। ठीक है, अब देखिए, पॉलिटी से हम लोग पहले क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन फंडामेंटल राइट बताओ। जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी तो बेसिक ही है। ठीक है, ये तो आपको पढ़ना ही है। अब फंडामेंटल राइट जब आप पढ़ते हो तो हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट है, 6, ये पता ही होगा आप लोगों को। क्या राइट टू वर्क हमारा फंडामेंटल राइट है। अब एक बार सोचो कि आपको फंडामेंटल राइट के बारे में आपको नहीं पता, पर लॉजिक से जाओ, राइट टू वर्क क्या आपका फंडामेंटल राइट हो सकता है। अगर राइट टू वर्क गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट कर देगी सबको, इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, सब लोग क्या बोलेंगे कि हमको भी जॉब चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा गवर्नमेंट का काम है, हमको जॉब दो। ठीक है, अब सबको तो जॉब नहीं दी जा सकती, जैसे सब अपने आप से कैपेबल हो। इसको फंडामेंटल राइट तो ऐसे भी नहीं बनाया जा सकता। अगर आपको नहीं पता तो भी आप लॉजिक लगा सकते हो। राइट टू प्राइवेसी, ये राइट टू प्राइवेसी आपका आता है आर्टिकल 21। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, फंडामेंटल राइट्स ये हमारे आते हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 हमारे फंडामेंटल राइट आते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी जो हमारा ये आता है आपका आर्टिकल 21 के अंदर। अब देखो, ये राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन द एज ब्रैकेट ऑफ 6 to 18 ईयर्स, ये सही लिखा, बट यहाँ 18 ईयर्स जो कर दिया ना, यहाँ 14 ईयर्स होना चाहिए था। 6 to
14 ईयर्स, जो हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2002 का, इसमें गवर्नमेंट लेके आई थी फंडामेंटल फ्री एजुकेशन। अभी आप देखोगे प्राइमरी स्कूल में जो भी चीजें चलाई जाती है तो वो बच्चों को फ्री में पढ़ाई जाती है जो प्राइमरी स्कूल होते हैं। तो 16 to 14 ईयर्स होता है, ठीक है, 16 to 14 ईयर्स, यहाँ 18 ईयर्स लिखा है तो गलत है, और फर्स्ट वाला भी गलत है, थर्ड वाला भी गलत है, यहाँ 14 लिखा होता तो सही होता। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पंचायती राज। कौन से पंचायती राज से रिलेटेड कौन सी कमेटी है और नॉट एसोसिएटेड? पंचायती राज से एसोसिएटेड कौन सी कमेटी इसमें से नहीं है? हम लोग देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी, और यही तो फाउंडेशन था, ये बलवंत राय मेहता कमेटी तो है ही। जब आप पंचायती राज के बारे में पढ़ते हो तो बलवंत राय कमेटी का नाम तो आता ही है, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी, ये सब पंचायती राज से रिलेटेड है। अब अभिजीत सेन कमेटी, ये तो आपने सुना भी नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं है रिलेटेड है। ये आपको मैं मान के चलते ये चीज पता होगी, ये वाला बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब यहां से आ गया आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर में भी इस बार मिलिट्री एक्सरसाइज ये सबके क्वेश्चन पता नहीं क्यों नहीं पूछे, क्योंकि हर साल तो पूछी जाते हैं। डिफेंस रिलेटेड भी एक या दो ही क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस बार थोड़ा पैटर्न में करंट अफेयर में चेंज दिखा है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटेड 150 ईयर्स ऑफ सर्विसेज? ये मैं मान के चलता हूँ कि सबने अटेम्प्ट किया होगा कि 2025 में किसको 150 साल हो गए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसमें आता है, ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 150 ईयर्स साल 2025 में कंप्लीट कर दिए। ये 1875 के अप्रॉक्स स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जल वाहक इज करेक्ट? इट इज न्यूली कमीशन नेवल, नहीं ये न्यूली कमीशन नेवल ये तो नहीं है, ठीक है, पहला वाला तो रॉन्ग है, ये पहला वाला नहीं होगा। सेकंड क्या है? इट इज अ मेजर पॉलिसी ऑफ कार्गो प्रमोशन अनवील्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट सही, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। हाउ मेनी रूरल डिस्ट्रिक्ट डज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ओवर एज ऑन 2024 से 25 के बीच में? देखिए इसमें तो अगर जो एक्चुअल नंबर आप पूछोगे तो ये अभी तो 74 चल रहा है करंटली, पर इन्होंने पुराने डेटा उठाया होगा तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। अप्रॉक्स 740 ही पास में वैल्यू, फिलहाल तो 741 चल रहे हैं, बट हम लोग ऑप्शन हमको 740 दिए तो हमको इसी को मार्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव डज द नीति आयोग सपोर्ट इंटरेस्टेड स्टेट टू एस्टैब्लिश अ स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन? ठीक है, देखिए नीति का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। उसी के तर्ज पे स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन किसकी सिफारिश पे बनाया जा सकता है? स्टेट सपोर्ट मिशन के, ठीक है। ये बेसिक है, नीति आयोग भी हम लोग पढ़ते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं अब। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है, इसमें क्या बताना है हमको? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 देख रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या था आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे। देखिए टेक्नोलॉजिकल डे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा था। अब पहला स्टेटमेंट क्या है इसमें? इट कॉमेमोरेट्स द मोमेंटस ऑफ इवेंट ऑफ 11 मई 1998 व्हेन इंडिया कंडक्टेड सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट अंडर ऑपरेशन शक्ति। तो पहला स्टेटमेंट तो भैया सही है बिल्कुल। सेकंड स्टेटमेंट आपका, द ऑफिशियल थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे 2025 इज स्कूल टू स्टार्टअप। नहीं, ये उसकी थीम नहीं थी, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर एडेड इन इंडिया एज रामसर साइट। देखिए रामसर साइट जो थी इंपॉर्टेंट जगहों का, रामसर जैसे यूनेस्को आपने सुना होगा, यूनेस्को हेरिटेज साइट होती है, ठीक है। अभी रिसेंटली यूनेस्को में जो महाराष्ट्र के कुछ फोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज को, उनका ऐड किया गया, तो सेम वैसे रामसर साइट भी होती है, इंपॉर्टेंट जगह होती है, ऐसा समझो। तो रिसेंटली 2025 में इनको ऐड किया गया है। तो पहला आपका आता है, ये आपका सक्कारा कोट्टाई, ये आपका तमिलनाडु में एक बर्ड सेंचुरी है, इसको ऐड किया गया था। और सेकंड आपका आता है उधवा लेक, ये आपका झारखंड के अंदर है। कहाँ है? झारखंड के अंदर, इसको भी ऐड किया गया था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें 1 और 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या पूछा है? देखिए, और इसमें क्रिकेट से पूछा है, विराट कोहली से रिलेटेड, ये तो सब लोग बता लोगे, ठीक है, फिर भी बताए थे हम लोग, हमारा काम है बताना। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 59 में? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली।
क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली के बारे में हमको फॉलोइंग स्टेटमेंट में बताना है। क्या बताना है इसमें कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है ही इज द ओनली कैप्टन टू हैव स्कोर्ड 7 डबल सेंचुरीज इन टेस्ट क्रिकेट। सही है, सबको पता है। ही इज द ओनली इंडियन क्रिकेटर विथ मोस्ट सेंचुरीज एज ए कैप्टन, राइट। ठीक है, he is the first Indian captain to achieve 12 centuries on captaincy debut। ठीक है, ये भी राइट है। फोर्थ है आपका he holds the record for the most double centuries by an Indian in test cricket। ये भी भैया सही है। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन। अब यहाँ से कुछ जीके भी, जब हम लोग स्टैटिक जीके इसको ज्यादा बोल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जीके से भी आए थे, अब उसको भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। अभी तक हम लोग ने ज्योग्राफी देखा है, हिस्ट्री देखा, पॉलिटी देखा, इकोनॉमिक्स देखा। ठीक है, हम करंट अफेयर भी देख लिया, अब जीके हम लोग करते हैं। देखिए जीके में क्या क्या पूछा गया था। जीके में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द निक नेम ऑफ नेशनल मेंस हॉकी टीम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको नहीं पता, आपने इसको नहीं अटेम्प्ट किया, कोई बात नहीं, क्योंकि ये वैसा क्वेश्चन ही था, ये भी स्किप करने वाला क्वेश्चन था। जीएस में, एनडीए में ऐसे ही होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लोग जानबूझ के पूछते हैं ताकि आप उसको उसमें टाइम वेस्ट करो। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, सब क्वेश्चन इक्वल, इसके भी 4 मार्क्स है, ऊपर हमने जितने क्वेश्चन किए सबके 4 मार्क्स है। किसी क्वेश्चन को अपने ईगो पे नहीं लेना है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए आते हैं उसको छोड़ दे रहा है। फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा द कोकोकाब्रास। ये आपका नेशनल मेंस हॉकी टीम है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 121। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स मतलब क्या होता है? ईट नहीं, ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग, ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना से अलग अलग कंट्री से उनका ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। तो पहला स्टेट हमको क्या बोला है इसमें, स्टेटमेंट कौन से करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट बताने। पहला देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, द ब्रिक्स समिट वाज द फर्स्ट ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन ब्राजील। ये है क्या? नहीं। कहाँ हुआ था पहले तो हुआ था आपका रसिया के अंदर। ठीक है, सेकेंड है आपका ब्रिक्स समिट वेयर हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 3 ओकेजन्स। मतलब न्यू दिल्ली में ब्रिक्स का समिट 3 बार हो चुका है। देखिए न्यू दिल्ली में हुआ, ये बात तो सही है, पर 3 बार नहीं हुआ, सिर्फ 1 बार हुआ है, एक ही बार हुआ है। तो हमारा पहला वाला भी गलत है क्योंकि रशिया में होता। सेकंड इसमें सही लिखा हुआ दिल्ली में तो हुआ है, पर 3 बार नहीं हुआ, सिर्फ 1 ही बार हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। आपका इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 122। इसमें बोले, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 122। अब इसमें क्या पूछा है कि प्लेसिंग द अर्लीस्ट फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए इसको हम लोग को अरेंज करना है, कौन सी चीज पहले आई थी। ठीक है, देखिए पहले बात करते हैं लोग इंट्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये आया था आपका 1989 में। एडवेंट ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ये आपकी आई थी 1957 में। थर्ड है आपका, ये पता होना चाहिए आपको, लॉन्च ऑफ फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये आपका आया था 1962 में। अब इसको हम लोग ऑर्डर वाइज अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले क्या आएगा हमारा 2, फिर क्या आएगा आपका 62, तो आपका आएगा 3, फिर आपका 1, 2 3 1। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्लैग्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एशियन होता है, सार्क होता है, यूरोपियन यूनियन होता है, तो उनके फ्लैग्स के बारे में हमको बताना है। ये क्वेश्चन भी स्किप करने वाला था। देखो यहाँ खड़े होकर टिक करना इजी होता है। जब आप क्वेश्चन दे रहे हो, क्वेश्चन पेपर जब आपको मिला हुआ है, आप एग्जाम में बैठे हुए, तब आप सॉल्व कर रहे हो, तब अगर इतनी डीप में चीजें पूछी जाती है तो अपने आप को बोलना है कि ये क्वेश्चन स्किप करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, इसको तुरंत स्किप करना। अगर इसको ईगो पे हम लोग लेके बैठ जाएंगे तब आगे का पेपर आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। और जीएटी में टाइम का कोई इशू होता नहीं है, तो पहले जो क्वेश्चन आते हैं उसको अटेम्प्ट करो। इन सब क्वेश्चन को हम लोग बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्या है इसमें हमको करेक्ट बताना है। पहला द फ्लैग ऑफ ईयू, ईयू मतलब क्या होता है? यूरोपियन यूनियन, हैज अ सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स ऑन व्हाइट बैकग्राउंड। सेंटेंस सही है, बस यहाँ व्हाइट की जगह अगर हम लोग ब्लू कर दें तो ये सही हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द फ्लैग ऑफ यूएन, यूएन क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस। द फ्लैग ऑफ यूएन कैरीज 2 पेयर्स ऑफ ऑलिव ट्री ब्रांचेस। ठीक है, ये आपका सही है। थर्ड आपका द एशियन फ्लैग कैरीज ब्लू रेड व्हाइट एंड येलो कलर्स, ये आपका गलत है। तो आपका खाली एक ही ऑप्शन नंबर 2 सही है। अच्छा देखिए यहाँ एक पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द अबव। हमको ये नहीं पूछा कौन सा ऑप्शन राइट है। अगर हमको पता है 2 राइट, हम लोग 2 मार्क करके चले जाएंगे, पर वो गलत हो जाएगा।
पूछा कितने इसमें से सही हैं, तो कितने सही इसमें से 2, तो सॉरी कितने से इसमें सही है, 1 सही है खाली, बाकी की 2 गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा जो कि 1 ही सही है। क्वेश्चन नंबर यहां से हमारा देखिए, यहां से हमारा पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो हमने लगभग जितने भी क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर, उसके सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको रही बात सोर्सेज बता देता हूँ जो हमने क्लास में पढ़ाया था और कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब देखिए जो पहला क्वेश्चन था, जैसे ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन डाल के रखा है, यहाँ आपको सोर्स भी बता दिया। ये चीजें हमने क्लास में बताई थी बच्चों को, और एज इट इज जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, मैंने उनको सेल्फ ऑनर मूवमेंट पढ़ाया था रामास्वामी नायकर का। ठीक है, तो देखिए एज इट इज क्वेश्चन, यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट है, यहाँ भी आप देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, 2 लाइन में समझाया गया है चीजों को। ठीक है, देखिए एनडीए जो होता है ना, आपको बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं। एनडीए का पेपर क्लियर करने का यही रूल है, मैथ्स पहली बार बढ़िया कर लो, जीएटी में आपको सारे टॉपिक पढ़ लो पर अच्छे सबकी नॉलेज हो जाए, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे पिट्स इंडिया को और भी डीप में पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं लक्ष्मीकांत से पढ़ाने जाऊँ तो उसको बहुत डीप में पढ़ाया जा सकता है, पर एनडीए की रिक्वायरमेंट जितनी है खाली उतनी पढ़ेंगे। जैसे चार्टर एक्ट भी मैंने 2 लाइन में समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इसमें देख लेते, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, जैसे हु लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ, कौन, गुरु गोविंद सिंह। अब ये भी मैंने यहाँ बताया था, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ। ठीक है, अब देखिए अर्जुन देव, यहाँ मैंने अर्जुन देव के बारे में भी पढ़ाया था, गोल्डन टेम्पल हो सकता है नेक्स्ट ईयर। हु कंस्ट्रक्टेड हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल, पूछ लेंगे तो गुरु अर्जुन देव। तो ये खाली एक एक लाइन में जो इंपॉर्टेंट खाली एनडीए का उसी हिसाब से हमने किया है। इसी तरह से आपको मैं टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा ये पूरा पीडीएफ, या आप लोग वेरीफाई कर सकते हो जो जो चीजें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए, नोट्स ही आए ज्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखिए जैसे वही नोट्स है, जैसे ये हमारी नोट्स है, जैसे मेरा नाम शिवम है, या मैंने अपना कॉपीराइट भी लगा के रखा है, तो ये हमारे नोट्स से क्वेश्चन आए थे। देखिए क्या होता है ना, सारे क्वेश्चन तो नहीं आते, सारे क्वेश्चन आपको करने भी नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट हमारा टारगेट रहेगा हम लोग उसको किसी भी तरह कंप्लीट कर ले। यहाँ से आपको पूरा चीजें मैंने जीएस वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करवा दिया है। सो थैंक यू। सर सर इसको रोक, सर चालू है रिकॉर्डिंग। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू पायनियर एकेडमी। हम लोग अभी क्या करेंगे, एनडीए का जो आपका इंग्लिश का पेपर हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं इसमें ज्यादा आपको सॉल्यूशन वगैरह एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं ताकि आप सीधा अपने जो आपका पेपर हुआ था उससे आप मैच कर पाओ। मैं यहाँ बता देना चाहूंगा, आपका जो हमारे पास सेट है वो है हमारा सेट बी, तो जिसका जिसका सेट बी है वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं, बाकी जिसका सेट बी नहीं है क्वेश्चन तो सेम ही अपना मैच कर सकते हो। ठीक है, मैं सीधा आपको आंसर बताने का काम करता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका सेट बी में पीक्यूआरएस से स्टार्ट हुआ है, किसी और सेट में किसी और से स्टार्ट हुआ होगा, सीधा आप पीक्यूआरएस से स्टार्ट कर देना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्यूएसपीआर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का अब मैं सीधा आपको आंसर ही बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैच कर लेना। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्यूपीएसआर। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, एसक्यूआरपी। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आएगा, एसआरक्यूपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आ गए आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला, देखिए मैं स्पीड में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप सीधा मैं आंसर बता दूं, आप लोग अपना स्कोर जो है कैलकुलेट कर पाओ। इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ बट वीडियो अभी ऑलरेडी लंबी होगी, इसको एक्सप्लेनेशन में या तो अलग वीडियो में दे दूंगा, फिलहाल तो मैं आपको आंसर ही बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, ये मैं आपको सेट बी का बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आता है फीवर देन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आता है आपका स्ट्रैंडेड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, पहले 13 का बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14, उसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, टू अ लार्ज एक्सटेंट। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर आपका यहाँ आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 20 उसका आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, एंड इनएप्रोप्रिएट रिमार्क। क्वेश्चन नंबर 22 इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। 50% हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। अब रेस्ट 26 to 50 हम लोग फटाक से कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं रिपीट कर दूं, ये मैं सेट बी का बता रहा हूं, तो सेट बी में ये क्वेश्चन सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे। बाकी वाले जो बाकी के सेट होंगे जिनको ए, सी और डी ये सेट मिला होगा, क्वेश्चन तो सेम ही रहता है, तो आप लोग क्वेश्चन से आंसर मैच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मैंने बता दिया था, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 29 इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 का है ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर क्यू एस पी। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर एस, ऑप्शन नंबर ए, एस पी आर क्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आपका पी एस क्यू आर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। 35 का आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, आर क्यू एस पी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। 36 का आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, ये आईओसी वाला। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, तो 37 में आपको क्या आंसर आता है, ऑप्शन नंबर ए। 38 का आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 39 का आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। 39 का ए करेक्ट हो जाएगा। 40 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। फिर आपका आता है 42, ठीक है। 42 का आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उसके बाद आपका आता है 43 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 44 का आपका क्या करेक्ट है, 44 का है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर 45 का आपका आता है ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन उसके बाद आपका पैसेज स्टार्ट हो जाता है, ये पैसेज आप पढ़ लेना, ठीक है। पैसेज से हम लोग सीधा आपको आंसर बता देता हूं मैं क्या है था। क्वेश्चन नंबर जो 46 था पैसेज बेस्ड था, उसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 उसका आंसर था पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 जो था आपका, क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर था वो वर्ल्ड वॉर 2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर था द ऑथर वाला, ऑप्शन नंबर ए। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 50, उसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, इन्वेजन, ठीक है। इसी के साथ पूरा जीएटी हमने सॉल्व करवा दिया। आपने सारे वीडियो पूरी जितने भी थे हमारे सब्जेक्ट वाइज हर एक वीडियो देख लिए, ठीक है। तो जय हिंद।